परितोष पांडे जी। पत्रकार थे, उनकी हत्या हो चुकी थी। फ़ोन बजा, परितोष के घर पे गोली चली है। 2 लोग घर से अंदर निकल के भागे हैं। लेपर्ड वाले गए, वो घर के बाहर पार्क था, पार्क का राउंड लगाया, उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने एसओ को बताया, तो मैंने एसओ को फिर डपटने वाले अंदाजों, तो एसओ को जो हमने कहा, यार मैं तुमसे कह रहा हूँ परितोष के घर में गोली चली है, तुम लेपर्ड को बोल दे रहे हो, तुम नहीं जा सकते मौके पे। परितोष को ना पैर नीचे रखने का मौका मिला था, ना पीछे मुड़ने का मौका मिला था। इतनी बड़ी घटना हुई है, परितोष जिस बीट को देख रहे हैं उस बीट का अधिकारी मौके पे नहीं है, तो उनको फ़ोन मिलाया गया लैंडलाइन पे ही। उन्हें लगा कि आप लोग वर्जन लेने के लिए फोन कर रहे हैं। उन्होंने बात सुनी नहीं और फ़ोन काट दिया। गुस्से में हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग सीधे राजभवन चलेंगे, तो पूरी फोर्स लग गई कि इन लोग को एम्बुलेंस नहीं मिलनी चाहिए, इन लोग को लाश के वास्ते जो गाड़ी होती है वो नहीं मिलनी चाहिए। 2003 मधुमिता हत्याकांड, मंच पर वो पहली ऐसी महिला कवित्री थी जो सीना ठोक ठोक कर जो है, जिसे कहते हैं कि बहुत वीर रस में कविताएं पढ़ती थी। मधुमिता के अमरमणि से इस बीच रिश्ते हुए। मधुमिता की हत्या से मेरे को जोड़ा जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि उसके पेट में मेरा बच्चा था। मैंने एक सवाल पूछ लिया उनसे, त्रिपाठी जी से, अनूप त्रिपाठी, ये बताइए कि मधुमिता को आप जानते थे कि नहीं? तो उन्होंने बड़े अंदाज में कि आप बस किस अखबार से हैं आप? त्रिपाठी जो सवाल पूछ रहे हो बताइए। कहा तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पुलिस वाले हो। मेरे पास आए, अपना कंधे पे हाथ रख के बातचीत करते करते गेट से वापस अपने बेडरूम तक, ड्राइंग रूम के बाद अंदर बेडरूम तक गए। तो बाकी सीनियर साथी तो चले जा चुके थे। क्राइम रिपोर्टरों की फौज एकदम से लॉरेंस टेरेस कॉलोनी पहुंच जाती है। अमरमणि भी देख के चौंके कि सब क्राइम रिपोर्टर कहाँ से आ गए। मायावती ने इनको सस्पेंड किया, इसकी जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। मायावती ये नाराज़ हुई कि हमने 18 मई को रिपोर्ट दी थी, तो 17 जून को ये रिपोर्ट हमारी टेबल पे होनी चाहिए। 1 महीना पूरा हो गया था 17 जून को, आज 18 जून हो गई, तो उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं दी? और मीडिया में लीक भी हो गई, और मीडिया में खबर छप गई। तो उसने सुबह मायावती ने उठते ही पूरे सीबीसीआईडी महकमे को सस्पेंड कर दिया। तो 1:30-2 बजे हम लोग पहुँचे वीआईपी गेस्ट हाउस, जहाँ पे अमरमणि को रखा गया था। तो उन्होंने कहा कि मिलना है तो चले जाओ, देखो कमरे में। हमने वीआईपी गेस्ट हाउस में आप रखे हुए हो एक अपराधी को, कह रहे जाके देखो। तो राजा भैया उनके घर, उनके सचिवालय में एक उन्होंने पंचायत रखी बतौर मंत्री होते हुए, जिसमें भी सारे बाहुबली इकट्ठा हुए। अजीत सिंह का कहना था कि लखनऊ में अगर कोई किसी की सल्तनत चलेगी तो हमारी चलेगी, यहाँ पूर्वांचल का आदमी इस तरह से दखल नहीं देगा। तो ये पंचायत इसलिए थी कि भाई जो जिसका क्षेत्र है वो उस क्षेत्र तक सीमित रहे, कि अगर प्रयागराज इलाहाबाद अतीक का है तो अतीक का अधिकार रहना चाहिए, आजमगढ़ मऊ अगर मुख्तार का है तो वहाँ उनका रहना चाहिए, प्रतापगढ़ कुंडा अगर मेरा है तो मेरा प्रभाव रहना चाहिए। अजीत सिंह ने बोला, ये माना कि भाई ये वर्चस्व स्थापित करने के लिए अब यहाँ लखनऊ। जैसे अभी माफियाओं में एक नंबर का बड़ा क्रेज है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर है वो एक माफिया लेके चलेगा, एक पर्टिकुलर नंबर दूसरा माफिया लेके चलेगा। सबका अपने अपना एक नंबर पेटेंट कराया उसे वो ब्रांड कहते हैं अपने, उसमें वो अपना ब्रांड बना के चलते हैं। अजीत सिंह जो था वो बगैर नंबर की गाड़ियों के चलता था। बहुत सारे लोग ड्राइवर पहुंचते थे अजीत सिंह के पास, भैया हमारा परमिट करा दीजिए। तो अजीत सिंह सिगरेट की एक डिब्बी मंगाते थे, उस पर अपना साइन करके कहा ये अपने शीशे पे लगा दो जा करके। अच्छा, केवल अजीत सिंह का वो सिग्नेचर ही परमिट था। तो कहते हैं जो आईएएस होता है, जिले का डीएम जो होता है, लेकिन मनीष जी डीएम तो खाली एक जिले भर का होता है। ये जिसकी आप बात बता रहे हैं अजीत सिंह की जी, ये तो आसपास पूरे मंडल से ज्यादा लोगों में। जब मैंने 2-4 खबरें उस पर लिखी तो मेरे को एक बाकायदा चिट्ठी जागरण के पते पे मेरे को भेजी गई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि अपराध संवाददाता दैनिक जागरण लखनऊ महोदय, आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी जीटी एसोसिएशन ने आपका भी हिस्सा निर्धारित कर दिया है। अच्छा, आपके हिस्से में 6 गोलियां रखी गई हैं जो आपके शरीर में कहीं भी घुसेड़ दी जाएंगी, और इसकी सूचना देने वाले फलां व्यक्ति को भी नहीं बख्शा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 3 दशक तक पत्रकारिता की यात्रा के दौरान राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक और इस तरह की तमाम बड़ी घटनाएं, बड़े घटनाक्रम जिनकी कलम से होकर गुजरे, आज वो हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के राजभवन के अंदर पहली बार किसी शव को लेकर प्रदर्शन, मंत्री रहते हुए राजा भैया की डॉन पंचायत, इस तरह के न जाने तमाम कितने बड़े घटनाक्रम जिनकी कलम से होकर गुजरे, जिन्होंने उन घटनाक्रम को जिया है, देखा है और अपनी कलम से लिखा है। आज वो गेस्ट हमारे साथ हैं, उनका नाम है मनीष मिश्रा। उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता की दुनिया में उत्तर प्रदेश में उनका एक बड़ा नाम है। उन्होंने यूपी समेत तमाम जिलों में संपादकीय प्रभारी के तौर पर काम किया है। एज ए रिपोर्टर
क्राइम रिपोर्टर से लेकर और संपादक तक का सफर तय किया है। आज मनीष जी से हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी घटनाओं के बारे में, बड़े राजनीतिक, आपराधिक और सामाजिक जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत बस लाइव पर। धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है 27 का, और आपके तमाम तजुर्बे जो हैं, जो आपके एक्सपीरियंस है, उसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे। सबसे पहले तो जो जब आप जर्नलिज्म में आए, 1993 का वो साल था, और उसके बाद 8-10 साल बाद ही ऐसा लगा कि अब आपके पास खबरें खुद चल के आ रही हैं, इतने बड़े बड़े घटनाक्रम यूपी में हुए। तो सबसे पहला जो घटनाक्रम था, हम उस पर बात करेंगे। पारितोष पांडे एक पत्रकार थे, उनकी हत्या हो चुकी थी। तो वो क्या पूरा मामला था जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है एक उबाल ला दिया था? देखिए, आपने कहा ना जैसे खबरें चल के आती हैं, वैसे ही खबरें, वो परितोष वाली खबर भी बिल्कुल चल के ही मेरे पास आई थी। तारीख थी 14 अप्रैल 2002। छुट्टी का दिन होता है, 14 अप्रैल को छुट्टी रहती है। मैं उस दिन दैनिक जागरण में, उस समय मैं क्राइम रिपोर्टर था, ऑफिस में बैठ करके 8 साढ़े 8 बजे का टाइम रहा होगा, मैं अपनी खबरें निपटा रहा था। फ़ोन बजा, मेरे एक मित्र हैं, सर्वेयर मित्र हैं, इंश्योरेंस कंपनी में जो सर्वेयर होते हैं, उनका फ़ोन था कि परितोष के घर पे गोली चली है। हमने कहा आपको कैसे मालूम? तो एक हमारे कॉमन फ्रेंड थे, जो उनके और मेरे दोनों कॉमन फ्रेंड थे, वो परितोष के नेक्स्ट डोर नेबर थे। वो अपने घर की छत पे बालकनी में टहल रहे थे, उन्होंने गोली चलने की आवाज़ सुनी और फिर उस परितोष के घर से 2 लड़के भागते हुए उन्होंने देखे। ये सूचना उन्होंने पहले, हमारा नंबर शायद उन पे नहीं रहा होगा, तो उन्होंने हमारे कॉमन फ्रेंड को बताया कि मनीष भाई को बताइए, वो दिखवाएं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं खुद ही बात करता हूँ। मैंने बात करी, उनसे पूछा घटनाक्रम, उन्होंने पूरा बताया कि ऐसे ऐसे परितोष के घर के गोली चली है, 2 लोग घर से अंदर निकल के भागे हैं। तो हमने कहा आप जाओ, उतर के देखो तो जाके क्या हुआ है। कहा नहीं, हमको डर लग रहा है, हम जाएंगे नहीं, कॉमन मैन जा भी नहीं सकता, डर भी लगता है, ये स्वाभाविक भी था। तो मैंने अपना एसओ, शायद सियाराम तिवारी, जहाँ तक हमको याद है, उसको मैंने फ़ोन किया कि यार दिखाओ, परितोष के घर पे गोली चली है, क्या मामला है। कोई उसके आगे के हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। शाम को अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे एसएसपी के यहाँ, 5 साढ़े 5 बजे मिल करके, वो उस समय जनसत्ता अखबार लखनऊ में, वॉइस ऑफ लखनऊ जो अब हो गया है, उस अखबार में, जनसत्ता अखबार में काम कर रहे थे। शाम को मिल के गए थे, 8 साढ़े 8 बजे की ये घटना बता रहे हैं। तो मैंने उसको फ़ोन किया, जब उसने बताया कि भैया हम नहीं जा पाएंगे, आप पुलिस को बोलो। एसओ को बोला, एसओ ने कैजुअल वे में, जैसे अपना होता ना कि ठीक है हम चेक कराते हैं भैया, तो एसओ ने लेपर्ड वालों को बोल दिया कि जाओ देख करके आओ, परितोष के घर के कुछ हुआ है क्या। लेपर्ड वाले गए, वो घर के बाहर पार्क था, पार्क का राउंड लगाया, उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने एसओ को बताया, एसओ का फ़ोन आया पलट के कि भैया ऐसा कुछ नहीं, झूठी सूचना दी। मैंने फिर उस लड़के को फ़ोन मिलाया, हमने क्या यार तुम झूठी सूचना दे रहे हो, कुछ हुआ ही नहीं, पुलिस होके आ गई वहाँ पे। कहा भैया मैंने बताया परितोष के घर पे गोली चली है, अंदर, घर के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई है, पुलिस वाले बाहर राउंड लगा के चले गए, अंदर तो झांका ही नहीं उन्होंने। तो मैंने एसओ को फिर डपटने वाले अंदाज में, उस समय थोड़ा बातचीत, तो उस समय जो संबंध होते थे पुलिस के या पत्रकारों के, जो भी कहिए, आत्मीयता भी थी और हनक भी थी और दबाव प्रभाव सब कुछ रहता था। वो सुनते भी थे, क्योंकि पत्रकारों में वो उस तरह का रेस नहीं थी, या उस तरह का जो अब यूट्यूबर ने आकर के जो गंदगी मचाई है, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, तो वो समझते थे कि कौन पत्रकार जेन्यून है, कौन पत्रकार फर्जी वाले हैं। तो ऐसो को जो हमने कहा यार मैं तुमसे कह रहा हूँ परितोष के घर में गोली चली है, तुम लेपर्ड को बोल दे रहे हो, तुम नहीं जा सकते मौके पे। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं जाके देखता हूँ। वो पहुँचे, उन्होंने देखा परितोष कमरे में, ग्राउंड फ्लोर का उनका मकान था, आगे एक कमरा, उसके ठीक पीछे दूसरा कमरा, उसमें बैठ करके परितोष कॉर्नर पे एक टीवी लग रहा था, चल रहा था, और परितोष बिल्कुल ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हुए थे, और पीछे से आकर के किसी ने उनकी कनपट्टी पे गोली मारी थी। परितोष को ना पैर नीचे रखने का मौका मिला था, ना पीछे मुड़ने का मौका मिला था। वो कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे ही पैर रखे रखे डेथ हो गई उनकी।
और एंट्री भी फ्रेंडली एंट्री थी। फ्रेंडली एंट्री थी, कोई किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, और पीछे से आए, जैसे किसी ने बेल बजाई होगी पर तो उसने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। अकेले रहते थे, वाइफ उनकी उस समय साथ में नहीं थी, तो अपना दोस्त यार कोई मिलने आता होगा, ड्रिंक करने के शौकीन, तो उस समय भी ड्रिंक ले रहे थे जिस समय की ये घटना है। वो बगल में एक गिलास भी बना हुआ, पैक बना हुआ रखा था। तो परितोष को बिल्कुल हिलने का मौका नहीं मिला। पीछे से जो भी सज्जन अंदर आया है उसने पीछे से आकर गोली मारी, कनपट्टी पे, एक गर्दन पे। परितोष की कुर्सी पे डेथ हुई और लड़के भाग गए। अच्छा, 2 गोलियां लगी इनको। 2 गोली लगी थी। अब एसओ ने जब वहाँ जा करके पहले तो अपने कप्तान वगैरह को बताया होगा, एसपीजीटी, एसएसपी उस समय बीवी बख्शी थे। फिर उसने मेरे को बताया कि भैया बड़ा अनर्थ हो गया, परितोष भाई को गोली लग गई। न गोली लगी मतलब कर भैया डेथ हो गई है। अब जिस व्यक्ति से आप 2 घंटे 3 घंटे पहले मिले हो, साथ का पत्रकार, हम सीनियर थे, यूनिवर्सिटी के ज़माने के भी सब, बहुत सारे लोगों के सीनियर, और एक बहुत मददगार, बहुत जुनून पत्रकार, परितोष जैसा पत्रकार मुश्किल से मिलते हैं। अब ये सूचना मिलने के बाद मैं भागा। परितोष के ससुर आज अखबार के संपादक होते थे, राजेंद्र द्विवेदी दादा, वो हाल में 1-2 साल पहले ससुर थे उनके? जी, सगे उनके ससुर, उनकी बेटी से ही। परितोष पहले आज अखबार में ही थे, आज अखबार में रहते ही उनके घर में आना जाना हुआ होगा, शायद उसी समय मित्रता हुई उनकी बेटी से, और लव मैरिज की थी। उनके ससुर उस बात से खुश नहीं थे लव मैरिज की वजह से, लेकिन उन्होंने बेमन से शादी कर दी थी। अब मेरे को लगा भाई उनके दामाद की हत्या हुई है तो इनको सूचना देनी चाहिए। मैं जागरण चौराहा और आज अखबार की डिस्टेंस बिल्कुल अड़ोस पड़ोस की है। मैंने अपने साथी क्राइम रिपोर्टर को बताया ऐसे ऐसे परितोष की घटना हो गई, तुम लोग मौके पहुंचो घर पे। यहीं विशालखंड में ही कहीं घर था, मेरे को एग्जैक्ट एड्रेस याद नहीं। तो हमने कहा तुम लोग वहाँ पहुँचो, मैं उनको दादा को लेके पहुँच रहा हूँ। जो उनके ससुर थे उनको हम दादा कहते थे, बहुत रिगार्ड्स करते थे उनका। मैं पहुंचा, दादा उस समय अपना पेजिनेशन का काम, रात का जो पीक आवर्स होता है 9 बजे का अखबार का, प्रिंट मीडिया में आप समझते हो, तो वो पीक आवर्स उस समय वो पेजिनेशन डिजाइन कर रहे हैं, फ्रंट पेज के खबरें डिसाइड कर रहे हैं। मैं पहुंचा, हमने कहा दादा 2 मिनट आपसे बात करनी है। कहा बैठो भी करते हैं। हमने जरूरी है दादा। तो उन्होंने सबको बाहर भेज दिया कि बैठो तुम इस बात याद है। हमने कहा नहीं यहाँ नहीं बात होगी, आप 2 मिनट बाहर आइए। कई समय कहाँ जाओगे, इस समय मैं कहाँ चला जाऊँगा, इस समय ऑफिस का टाइम है। अरे हमने कहा जाइए 2 मिनट ज़रूरी है। मैं जिद करके उनको ऑफिस के बाहर लेके आया, बाइक पे बैठाया, हमने कहा 2 मिनट चलिए मेरे साथ। अरे अभी कहाँ ले जा रहे हो, ऑफिस का टाइम है, मैं कहाँ जाऊँगा। हमने कहा बहुत ज़रूरी बात है, आप चलिए। तो मैंने कहा अभी इनको कुछ बता दें, ओल्ड एज है उनकी, उनको भी कुछ सदमा सा हाँ लग जाए। सदमा टाइप का ना लगे। तो मैं उनको बाइक पे बैठा करके गोमती नगर के लिए चला। रास्ते में गोमती बैराज, ये पुराना वाला जो पुल है, इस पे गुजर रहा था, तब उनको मैंने बताया कि परितोष के गोली लग गई है, हम लोग वहाँ चल रहे हैं घटनास्थल पर। गोली लगा, वो एकदम से हिलने डुलने लगे बाइक पे। पीछे हमको लगा कहीं गिर जाए, कुछ हो जाए इनको, तो मेरे लिए एक अलग मुसीबत हो जाए। खैर जैसे तैसे उनको संभाला। हमने कहा नहीं परितोष ठीक हैं। तो कहा कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कहाँ ले गए उनको। हमने कहा ये मालूम नहीं, बगल में शायद मेयो हॉस्पिटल, वहाँ ले गए होंगे या वहीं चल के मालूम पड़ेगा। हमने उनको ये नहीं बताया कि डेथ हो गई है। लेके आए घर पे, जब देखा उन्होंने बॉडी तो एकदम से वो सदमे में आ गए। तो स्वाभाविक भी था जिसकी दामाद का इस तरह से गोली मार के हत्या कर दी गई हो। उन्होंने खैर हमारा फ़ोन लेकर के अपनी बेटी को, शिबू को फ़ोन मिलाया। शिबू नाम था परितोष की, पूरा नाम हमें याद नहीं। फिर अपने बेटे को मिलाया, वो भी पत्रकार हैं। वो सारे फ़ोन मेरे मोबाइल से ही मिलाए उन्होंने। इसके बाद धीमे धीमे पत्रकारों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ परितोष के घर पे। जैसे जैसे जिसको खबर मिल रही, सब गोमती नगर पहुंच रहे थे। 1-1.5 घंटे में लखनऊ भर के पत्रकार, एसएसपी, पूरे शहर भर की फोर्स, जितने अधिकारी हो सकते थे सब मौके पे। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, मुख्यमंत्री था नहीं। तो हम लोग की ये थी कि अब इस समय मुख्यमंत्री नहीं तो डीजीपी को तो कम से कम यहाँ होना चाहिए। परितोष डीजीपी ऑफिस कवर भी करते थे, होम और डीजीपी ऑफिस। तो ये हुआ कि इतनी बड़ी घटना हुई है, परितोष जिस बीट को देख रहे हैं उस बीट का अधिकारी मौके पे नहीं है। तो रात में 1-1:30 बजा होगा, शायद आर के पंडित थे डीजीपी, या 2002 में, ध्यान नहीं एग्जैक्ट मेरे को। तो उनको फ़ोन मिलाया गया लैंडलाइन पे ही। तो टेलीफोन ड्यूटी ने फ़ोन अंदर ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया।
रात में 1:30 बजे कैसे वो ट्रांसफ़र करें। तो उसको बताया गया भाई ज़रूरी है तुम ट्रांसफ़र करो, नहीं उठाएंगे कोई बात नहीं। वो जिद करता रहा कि भैया आप मोबाइल पे मिला लो, हमसे क्यों ज़बरदस्ती आप डांट खिलवाओगे। हमने कहा बड़ी घटना है, नहीं बताओगे तो डांट पड़ जाएगी। उसने खैर 2-3 बार बेल दी, उनका फ़ोन उठ गया। डीजीपी साहब लाइन पे आए, परितोष की घटना का वो फ़ोन पे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर हमारे साथी था परवेज इकबाल सिद्दीकी। परवेज ने ही फ़ोन मिलाया था। डीजीपी लाइन पे आ गए, उनको ये बताया गया भाई ऐसे ऐसे परितोष की घटना हुई है। तो बस इतना ही बताया था। उन्होंने कहा हाँ मालूम है मेरे को, और डिटेल तो मेरे को नहीं मालूम, मैं आईजी से बोल देता हूँ, आप उससे डिटेल पूछ लेना। हमने कहा ये उन्हें लगा कि आप लोग वर्जन लेने के लिए फ़ोन कर हमने रहे कहा हैं। रात में 1:30 बजे तुमसे हम वर्जन लेने के लिए, खबर पूछने के लिए तुमको थोड़ी फ़ोन कर रहे हैं, तुमको मौके पे होना चाहिए था। और आप इतने बड़े अधिकारी हो, आप ऐसे कैसे कैजुअल बात कर सकते हो? आप आईजी से बात कर लो, वो बता देगा डिटेल। उन्होंने बात सुनी नहीं और फ़ोन काट दिया। जब उनको ये कहा गया कि आपको मौके पे होना चाहिए, उन्होंने बात सुनी ही नहीं। अब ये हुआ कि अब अपनी बात कहें किससे? राष्ट्रपति शासन लगवाया, मुख्यमंत्री है नहीं, मंत्री कुछ हो है नहीं, डीजीपी मौके पे आने को नहीं तैयार। तो बस उसी गुस्से में हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग सीधे राजभवन चलेंगे, राज्यपाल से बात होगी और किसी से अब हम बात ही नहीं करेंगे। अब जैसे ही ये खबर लखनऊ में पुलिस वालों को जो मौके पे थे उनको मालूम पड़ी कि ये लोग राजभवन ले जाने की, बॉडी को राजभवन ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी फोर्स लग गई कि इन लोग को एम्बुलेंस नहीं मिलनी चाहिए, इन लोग को लाश के वास्ते जो गाड़ी होती है वो नहीं मिलनी चाहिए। ज़्यादातर पत्रकारों के पास उसमें बाइक होती थी, गिने चुने पत्रकार थे जिन पे कारें थी। तो कहा ये अपनी गाड़ी पे तो बॉडी ले जा कर के ले नहीं जाएंगे, या तो ये एम्बुलेंस से ले जाएंगे या लाश के वास्ते गाड़ी। कहा सारे हॉस्पिटल को फ़ोन करो, कोई इनको एम्बुलेंस ना दे और कोई इनको लाश के वास्ते गाड़ी ये ना दे। मैसेजिंग पुलिस की ओर से हुई। ये मैसेज लखनऊ पुलिस ने, बीबी बख्शी एसएसपी थे, उन्होंने मैसेज कर दिया। 2-4 जगह हम लोगों ने जहाँ संपर्क थे फ़ोन किया, किसी ने एम्बुलेंस नहीं दी। लाश के वास्ते गाड़ी की कोशिश की गई, उसने मना कर दिया, कहा भैया हम नहीं दे पाएंगे। फिर अपने व्यक्तिगत संबंधों पे मेयो हॉस्पिटल की मालकिन है मधुलिका सिंह, मधु दी, हम लोग मधु दीदी बोलते हैं उनको, उनसे बहुत पारिवारिक रिश्ते हम सबके भी हैं। तो हमारा जो उस समय मेडिकल रिपोर्टर था मनीष श्रीवास्तव, मनीष को लगाया गया कि आप मधु दी से बात करो। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ट्रांस गोमती एसपी का फ़ोन आया, उन्होंने मना किया हुआ है कि गाड़ी मत दीजिएगा, एम्बुलेंस मत दीजिएगा, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो फिर उनको इस तरह से बोला गया कि भाई आप तो या तो पुलिस से ही दोस्ती रख लो, पत्रकारों से फिर संबंध ख़त्म कर दो, या अगर पत्रकारों करना है तो बीच का रास्ता तो देखना पड़ेगा ना आपको। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि मैं एम्बुलेंस की चाबी रिसेप्शन पे दे देती हूँ, तुम लोग ड्राइव करके लिए जाना, मैं कह दूँगी कि छीन के ले गए। इस तरह का उन्होंने खैर बहुत मदद की उस रात। हम लोग एम्बुलेंस मिल गई, हम लोग ले करके आ गए। एम्बुलेंस में बॉडी रखी, चादर में रख करके बॉडी रख के हम लोग राजभवन के लिए निकले। जैसे ही हम लोग गोमती नगर ये लोहिया वाले रास्ते से चले होंगे, कालीदास मार्ग के बाद जो चौराहा है लरेटो वाला, लरेटो से पहले जो बंदरिया बाग जो रास्ता मुड़ता है जो राजभवन के लिए जाता है, उस चौराहे पे लखनऊ पुलिस ने पूरी बैरिकेटिंग कर दी, बैरियर लगा के पूरे शहर भर की फोर्स, पीएसी, इतनी गाड़ियां, हम लोग को समझ में नहीं आता कि रातों रात आधे घंटे में इतनी पुलिस आ कहाँ से गई। अब चूंकि काफिला था हम लोग का जो रात में चल रहा था, 300-400 पत्रकार रहे होंगे बाइक से, उसमें कुछ कारें भी, बीच में एम्बुलेंस चल रही। तो हम लोग जब कालीदास मार्ग पे वैन जब पहुंची थी तो बाइक वाले कुछ साथी आगे भी पहुंच गए थे। उन्होंने जा कर के देखा कि बैरियर लगा हुआ, आगे बंद है। तो वो बाइक वाले पीछे पलट के 1-2 लोग आए, कहा भैया इन्होंने तो आगे रास्ता बंद कर रखा है, हम लोग जा ही नहीं सकते। हमने ये काफिला ऐसे ही चलने दो, पूरा इन लोग को लगे नहीं कि हम लोग बीच से मुड़ने वाले हैं। हमने कालीदास मार्ग से, एम्बुलेंस पे हम ही लोग थे, एम्बुलेंस कालीदास से पार्क रोड की तरफ मोड़ी और आर्यन के बगल से होते हुए राजभवन पे आ गए। राजभवन पे एक एसपी सिटी जो एसपी पूर्वी थे राजेश पांडे, ये मौके पे 1-2 गनर इनके साथ थे, बाकी राजभवन पे सिक्योरिटी के नाम पे कोई नहीं था। पूरी फोर्स जिले भर की वहीं चौराहे पे लगी थी। हम लोग ने भी बॉडी वहीं, मतलब एम्बुलेंस रोकी और गुस्से में जो राजभवन का गेट था उसको धक्का दे करके 2 बार, जोश में नहीं कि जेल तोड़ के आएंगे जैसे नहीं क्रांतिकारी नारे लगाते हैं, उस टाइप को हम लोग जोश में गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए राजभवन के गेट को 2 बार हिलाया
उसमें एक पतली सी या जो भी चैन लगी थी, उससे चैन को बस बांधते थे। राजभवन का गेट इतना भारी और चैन इतनी हल्की, इतनी पतली सी, 2 झटके में वो चैन टूट गई। हम लोग का राजभवन के अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। जब चैन टूट गई और गेट खुल गया, तब हम लोग फिर बॉडी लेकर के एम्बुलेंस उतार कर बॉडी लेकर के उस पे पहुंच गए। स्ट्रेचर जो बना होता है एम्बुलेंस वाला, उससे बॉडी लेकर के पोर्टिको तक पहुंच गए। अब उस दौरान राजेश पांडे पीछे पीछे भाग रहे हैं, हम लोग के पत्रकारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनका गनर रोकने की कोशिश कर रहा है। उसी आपाधापी में जो हमारा क्राइम था रिपोर्टर, हेल्थ वाला रिपोर्टर मनीष श्रीवास्तव, उस आपाधापी में एक जो गनर की बट थी, राइफल की बट AK-47 AK-56 जो भी उस पर थी, या कार्बाइन जो भी रहा होगा, उस बट से उसके सर पे लग गई चोट मनीष श्रीवास्तव के। उसका सर फट गया, वो खून निकलने लगा। अब एक पत्रकार साथी हमारे गोली लग करके मरा हुआ, दूसरे पत्रकार साथी को सर पे मार दिया पुलिस वालों ने। अब सब पूरा पत्रकार जितना हम लोग के साथ था, वो सब उस गनर को पकड़ करके मारने की कोशिश में राजभवन में उसको दौड़ाने लगे। और वो गनर भाग रहा है। हम लोग पार्क में, राजभवन का जो गार्डन था, उसमें उस गनर को पकड़ लिया, उसको वहाँ पे हेलमेट मार रहे हैं पत्रकार साथी। राजेश पांडे, बाकी तो पुलिस फोर्स वहाँ थी जब तक उनको आता, जब तक वो लोग वहाँ तक राजभवन तक वापस आते। इस बीच ये वाला घटनाक्रम चल रहा था। अब राजेश पांडे गनर को छुड़ाने में, उनको लग रहा था कि अगर गनर से गोली चल गई कार्बाइन से, AK-47 से, ये और बड़ी घटना ना हो जाए। उनका अपना था जो, चूँकि बॉडी अंदर आ गई तो उनको लग रहा था नौकरी तो अब गई। तो वो बार बार यही कह रहे, तुमने नौकरी तो ले ली तुम लोगों ने हमारी, अब बचेगी तो नहीं। राष्ट्रपति शासन में कोई बॉडी लेकर के राजभवन के अंदर, ये ना भूतो ना भविष्यते वाली घटना। रात का 11 बजे का रात में 3 साढ़े 3 बजे का समय, 1-1:30 बजे तो हम लोगों ने DGP को फ़ोन मिला है। उसके बाद जो एम्बुलेंस इकट्ठा मतलब जुगाड़ करना और राजभवन तक आना, 3 साढ़े 3 बज गया था हम लोगों को। अब उससे जैसे तैसे राजभवन, उससे गनर को बचा करके, मारपीट करके, जो भी हम लोग ने मारपीट कर पाए उससे मारपीट करी, फिर आकर के पोर्टिको में बैठ गए और राजपाल से मिलने की जिद करने लगे। राज्यपाल से बात होगी, किसी अधिकारी से बात नहीं होगी। तब तक DGP भी सब मौके पहुंच चुके थे। हमने कहा किसी से बात ही नहीं बात होगी तो अब राज्यपाल से होगी। विष्णुकांत शास्त्री सर राज्यपाल थे, सज्जन आदमी। वो बेचारे उठ करके 3:30-4 बजे आए। उन्होंने पूछा, भाई उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, राजभवन में बॉडी लेकर कोई ऐसा एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि कोई घटनाक्रम होने वाला है या कोई आंदोलन चल रहा है, कोई गुस्सा है, कुछ इस तरह का इंटेल मिली हो। 4 बजे अब उठ के आए तो उनको ये ऐसे ऐसे बताया गया कि परितोष की हत्या हुई है, पत्रकार साथी की, क्राइम रिपोर्टर की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसकी जांच STF को देते हैं। और नहीं, पहले तो उन्होंने लखनऊ पुलिस को, कि लखनऊ पुलिस को हम 3 दिन का समय देते हैं, 4 दिन का समय देते हैं, ये घटना वर्कआउट करेंगे। बीवी बख्शी ने उस घटना को, खैर राजभवन से हम लोग बॉडी वॉडी ले करके डिस्पोज ऑफ हुए और क्रिमिनेशन हुआ, वो सारा घटनाक्रम तो अपनी जगह था। बीवी बख्शी ने 2 दिन के अंदर उस घटनाक्रम 2-3 उन्होंने सुल्तानपुर से वो पकड़े, ऐसे ही जो कच्चा बनियान गिरोह के होते हैं, उनको बताया कि ये लोग सब उसमें नक्सली थे, इनके खिलाफ खबर लिखी थी परितोष ने, उससे नाराज थे, इसलिए उन्होंने परितोष को मारा। अच्छा, तो पूरी फेक कहानी बना दी, पूरी एक फेक कहानी बना करके लखनऊ पुलिस लाइन में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पत्रकारों में बताया गया कि परितोष हत्याकांड का खुलासा हो गया है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अब मेरी क्यूरियोसिटी कि लो मैं पूछूंगी क्या खुलासा हुआ है, कैसे खुल रहा है, किस पे खुल रहा है, किसने मारा, क्यों मरवाया। मालूम पड़ा कि ये घटनाक्रम में तो जो 3 लड़के पकड़े गए हैं कच्चा बनियान टाइप के, उनके ऊपर ऐसे ऐसे खोलने की तैयारी है। उसी घटनाक्रम में एक परितोष के साथी जो समाजवादी सरकार में मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सीनियर अरविंद सिंह गोप को भी पुलिस ने उसमें फंसाने की कोशिश करी कि गोप ने ही ये साजिश रची। अब परितोष और गोप के जो रिश्ते थे वो मेरे को मालूम है, मेरे दोनों लोग बहुत प्रिय थे, दोनों हमारे बड़े भाई। तो मैंने परितोष के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले गोप को फ़ोन मिला, हमने कहा आपकी तो सामत आ गई। उनका हमारी क्यों आ गई? हमने कहा ऐसे ऐसे पुलिस ने केस खोला है, अभी थोड़ी देर में आपके घर छापा पड़ने वाला है। खैर पर गोप ने घर छोड़ दिया और चले गए। जब तक वो पुलिस पहुंचती, गोप चले गए थे अपने घर से।
ये घटनाक्रम होने के बाद जब पुलिस ने खोला, जिस पे हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, उस पर सवाल उठे, मालूम पड़ा कि वो घटना फर्जी है। फिर इस घटना की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। एसटीएफ ने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उस घटनाक्रम को एनालिसिस किया और उसका विश्लेषण किया। जो शक के दायरे में थे, पहले तो उसकी वाइफ थी जिनका किसी और से अफेयर था, उसी बंदे ने ही गोली मारी थी उसने अपने साथी के साथ। परितोष की वाइफ उस बंदे से लगातार मिल रही थी। एसटीएफ ने उनको वॉच करना शुरू किया, उसकी फ़ोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, पूरा एविडेंस इकट्ठा किया। और जब पूरे एविडेंस के साथ एसटीएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तब उसका खुलासा हुआ कि परितोष की हत्या इस कारण हुई थी। तो ये लखनऊ का एक ऐसा केस था जो मतलब पत्रकारों को तो खैर सबको मालूम है, लेकिन राजभवन की सिक्योरिटी में जो सेंध लगी थी, उसके बाद से ही राजभवन की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है। अब तो कोई उसमें घुस ही नहीं सकता बगैर अपॉइंटमेंट के या जोर जबरदस्ती के। कितने भी 150 लोग, 200, 500 लोग भी अगर राजभवन के गेट को खोल करके या तोड़ करके घुसना चाहें तो वो संभव नहीं, इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी अब हो गई है अच्छा, उसकी। उन डीजीपी साहब से कभी उसके बाद फिर कभी बातचीत हुई? नहीं, उसी घटनाक्रम के बाद में तो खैर राष्ट्रपति शासन लगवा था, उसके बाद मुख्यमंत्री वो मायावती की सरकार बन गई थी 2003 में, 2-3 में ही। और एसएसपी बीबी बख्शी, उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन हुआ? नहीं, उसके बाद वो हटा दिए गए थे, लेकिन परितोष हत्याकांड में नहीं हटाए गए, एक दूसरे हत्याकांड में हटाए गए। वो सस्पेंड वगैरह भी नहीं हुआ, केवल उनको यहाँ से हटाया गया था। फिर प्रमोट होकर के डीआईजी गोरखपुर चले गए। अब तो उनकी भी डेथ हो गई है, बख्शी साहब की भी। उनके पत्रकारों से रिश्ते बहुत अच्छे रहे। अच्छे थे। हाँ, बहुत अच्छे रहे। एक मनीष जी, घटना इसके बाद एक और बड़ा कांड हुआ अगले साल। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो संभवतः मई या सितंबर रहा होगा 2003, मधुमिता हत्याकांड। जी और लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश की उभरती हुई कवित्री थी, और मंच पर वो पहली ऐसी महिला कवित्री थी जो सीना ठोक ठोक कर जो है बहुत पूरे, जिसे कहते हैं कि बहुत वीर रस में कविताएं पढ़ती थी। जी और फ्रंट लाइन में उसमें जो कुछ ही समय बाद फ्रंट लाइन में जो लोग सुनने वाले होते थे, उनमें एक बाहुबली नेता उत्तर प्रदेश के अमरमणि त्रिपाठी वो हुआ करते थे। और इसके बाद की कहानी फिर मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाएंगे। मधुमिता रहने वाली गोला की थी, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट की। और लखनऊ में 2 कवि सम्मेलन होता था उस समय। एक पांडेगंज का, जो होली के बाद बृहस्पतिवार पड़ता है, उसके पहले की जो रात है, बुधवार की रात में वो कवि सम्मेलन रखा जाता है। और बृहस्पति को चूंकि बंदी होती है, इसलिए वो व्यापारी लोग बुध को रखते हैं। तो उस मंच से कविता के उस काव्य पाठ के मंच से ही मधुमिता को लखनऊ पहचान मिली थी। एक दूसरा होता था श्री राम रोड पे, अमीनाबाद थाने के पास, वैसे ही कवि सम्मेलन यहाँ पे भी होता था। दोनों जगह व्यापारी लोग ही कराते थे। ये दोनों ही मंच ऐसे थे जो उस समय वीर, हास और सौंदर्य, हर तरह प्रेम, के कवियों का कॉम्बिनेशन हर था तरह पूरी के रात। होते थे। मधुमिता उसमें 12-13 साल की उम्र की लड़की, बच्ची आती थी, और जिस अंदाज में वो कविता उसका प्रेजेंट करने का तरीका था कि एकदम रोंगटे खड़े हो जाते थे सबके। इतने जो भी उसके भाव थे, जो उसकी कविता का जो भावार्थ निकलता था, वो लोगों को चौंका देता था कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने ओजस्वी तरीके से कविता पाठ कर रही है। तो उसने सबका ध्यान आकर्षित अपनी तरफ किया था। धीमे धीमे वो 14, 15, 16 साल, 17 साल की जब हुई, तो उसकी एक अलग पहचान बन गई थी। मधुमिता के अमरमणि से इस बीच रिश्ते हुए, वो भी कवि सम्मेलन के दौरान ही हुए, या उसने कविता पाठ करने गोरखपुर गई होगी तो उस दौरान हुए होंगे। दोनों बताते में हैं उस दौर में कवि सम्मेलन का के बहुत उद्घाटन दौर, में या हाँ उनमें किसी अतिथि को बतौर नेता ही बुलाया जाता था। बिल्कुल, वो दौर ही ऐसा था कि सब लोग कवि सम्मेलन एक चलता ही था, एक वो होता ही था, एक सांस्कृतिक सामाजिक आयोजन के तौर पर। तो अब उसके अमरमणि से रिश्ते करीबी हो गए, वो घनिष्ठता इतनी बढ़ गई कि वो जो प्रगाढ़ संबंध होते हैं वहाँ तक स्थितियाँ पहुँची। इसका खुलासा तब हुआ जब 9 मई 2003 को मधुमिता की हत्या होती है, पेपर मिल कॉलोनी के एक मकान में। वो मकान भी किराए का मकान लेकर के अमरमणि ने ही दिया हुआ था। हालांकि उस हत्याकांड में अमरमणि सीधे तौर पे नहीं शामिल थे, वो वाइफ ने उनके हत्या कराई थी। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सारे सबूत थे, क्योंकि इनका प्रेम प्रसंग उससे इस्टेब्लिश था। फ्राइडे का दिन था शायद, या सैटरडे का दिन था, जिस दिन 9 मई का वो तारीख को
लखनऊ को जो पत्रकार साथी पहुंचे थे उन्होंने मौके पे पहुंच के इतनी इन्वेस्टिगेशन कर दी थी कि पुलिस के आने से पहले या पुलिस के साथ ही साथ, पुलिस से पहले तो हम लोग नहीं पहुंचे थे, पुलिस के पहुंचने के साथ ही साथ वहाँ पे उसके पास कई सारे सिम कार्ड मिले थे। अब सिम कार्ड कमरे में ऐसे ही रखे हुए हैं तो उठा करके सिम कार्ड को, उस समय जो मोबाइल आते थे आप बैटरी हटाओ सिम लगाओ उससे डायल करके देखो, तो 4-6 सिम डाल करके उसके नंबर हम लोग ने अपने आप निकाल लिए। उसके बहुत सारे लव लेटर हम लोग को वहाँ मिल गए, बहुत सारे अंता वस्तु उसके जो अमरमणि के भी अंडर गारमेंट्स वहाँ पे उसके घर पे मिले। ये सारे एविडेंस जो दिखा रहे थे कि इसके संबंध अमरमणि से है, लेकिन हम लोग के पास ठोस साक्ष्य नहीं थे। तो पहले दिन और दूसरे दिन की जो रिपोर्टिंग हुई उसमें यही लिखा गया कि एक राजनेता से, किसी ने राजनेता लिखा, किसी ने मंत्री लिखा। उस समय ये कौन सी वो थी इनकी लोकतांत्रिक कांग्रेस, लोजपा या उसके सहयोग से हरिशंकर तिवारी की पार्टी से जो है नरेश अग्रवाल और हाँ ये जी, सब हाँ जी। उसमें होते थे। मायावती गवर्नमेंट थी उस समय, मायावती सरकार में ये मंत्री होते थे, राज मंत्री थे। प्रभावी मंत्री थे ये, हाँ राज मंत्री, क्योंकि इनका ऑरा प्रभावशाली थे हाँ। जी। तो सबने यही लिखा कि आप सीधे लिख नहीं सकते थे कि एविडेंस आपके पास है नहीं, आपके पास केवल सरकमटेंसेस एविडेंस है जिसके दम पे आप प्रूफ नहीं कर सकते कि इन्होंने मर्डर कराया। तो हम लोग ने जो खबर पहले दिन की लिखी कि एक राजनेता से संबंध थे, किसी ने लिखा एक मंत्री से संबंध थे, उस चक्कर में उसकी हत्या हुई और साथ में वो 6-7 महीने की प्रेग्नेंट थी मधुमिता। ये उसके जो फैक्ट्स थे वो उस खबर को सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे थे। अगले दिन पोस्टमार्टम होता है। लखनऊ पुलिस ने बहुत कैजुअल, अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है या महिला प्रेग्नेंट है तो उसमें प्रेगनेंसी के लिए पूछा जाता है। पोस्टमार्टम के लिए जब जाती है कि आप इसकी प्रेगनेंसी के बारे में हमको बताएंगे, उसका विसरा प्रिजर्व रखेंगे। चूँकि गन शॉट इंजरी से था तो विसरा वैसे प्रिजर्व नहीं रखा जाता, लेकिन चूँकि वो गर्भवती थी इसलिए उसका विसरा प्रिजर्व रखा जाना चाहिए था, या उस भ्रूण को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। लखनऊ पुलिस ने बहुत ही कैजुअल तरीके से गन शॉट इंजरी के जैसे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाती है, वो बॉडी गई, पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी दे दी गई, वो कन्वेंशन के लिए चली गई। वो गर्भवती थी, उसके भ्रूण को सुरक्षित रखा ही नहीं गया। जब ये बॉडी लेकर के निकल गए, शायद अनिल अग्रवाल एसएसपी थे लखनऊ के उस समय, उनको हम लोग ने पूछा कि उसके गर्भवती की प्रेगनेंसी का क्या हुआ, उसका भ्रूण सुरक्षित रखा गया कि नहीं रखा गया। कहा नहीं, इसकी तो कोई आइडिया ही नहीं हम लोग को, हम लोग लखनऊ के अखबारों में छपा है, आप कह रहे हो आइडिया ही नहीं है। कहा कि ये तो पूछा ही नहीं गया, इसमें पोस्टमार्टम में भी इन्होंने नहीं किया गया। वो बॉडी पोस्टमार्टम होकर के चली गई थी लखीमपुर गोला के लिए। हरदेव शुगर मिल है सीतापुर के आगे, लखीमपुर से पहले बीच में, शायद लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ही लगता होगा। वहाँ तक बॉडी पहुँची थी, फिर वायरलेस पे मैसेज दे करके उस वैन को रुकवाया गया जिससे बॉडी जा रही थी, और फिर वो डेड बॉडी को वापस बुलाया गया, उसका रीपोस्टमार्टम कराया गया, फिर वो भ्रूण सुरक्षित रखा गया। उसके बेस पे तो जो इस घटना की जो इन्वेस्टिगेशन या इसकी जो उसमें जो पत्रकारों का इन्वॉल्वमेंट था वो इस कदर था कि अगर वो पत्रकार लोग उस दौरान जो घटनाक्रम में हम लोगों ने मौके से जो एविडेंस कलेक्ट किए थे, या ये भ्रूण वाली बात, ये अगर नहीं होती तो केस अंजाम तक कभी पहुंचते ही नहीं। वो सारे लूपहोल्स को मिला के केस खत्म कर देते हैं। इस घटना की जांच बाद में सीबीआई ने करी। सबसे पहले तो इन्होंने जब 2 दिन खबर छपी, तीसरे दिन अमरमणि ने 11 या 12 तारीख को लखनऊ के लॉरेंस टेरेस वाला जो इनका सरकारी बंगला मिला हुआ था मंत्री के नाते, उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें मेरी थोड़ी उनसे हॉट टॉक हुई थी। मैं अमरमणि से कभी नहीं मिला था, ना मैं पॉलिटिकल देखता था, क्राइम रिपोर्टर था मैं। लोकतांत्रिक कांग्रेस देखते थे, हमारे साथी थे राज बहादुर सिंह, हमारे सीनियर थे। तो उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन आया कि अमरमणि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं शाम को 4-5 बजे अपने घर पे, तो सबको लगा एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इसलिए पॉलिटिकल लोगों को इनवाइट किया गया। राज बहादुर को उस दिन कहीं जाना था तो उन्होंने मेरे से कह दिया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चले जाना, ये हमें लगता है कि मधुमिता पे ही बात करेगा, जो उस पर नाम बार बार लिया जा रहा है, उसी पे ही कोई अपनी सफाई देगा, तो तुमने कवर भी किया हुआ, तुम चले जाना। तो बाई डिफ़ॉल्ट मैं और एक अमर उजाला के हमारे साथी पत्रकार आनंद सिन्हा, 2 लोग हम क्राइम रिपोर्टर के तौर पे पहुंचते हैं उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाकी सारे सीनियर जो ब्यूरो वाले साथी होते हैं जो पॉलिटिकल बीट कवर करते हैं,
तो बाकी सब लोग वो पहुंचे हुए थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऐसे टेबल लगी हुई है, सामने पत्रकार साथी बैठे हैं, सब ब्यूरो वाले। तो हम लोग चूँकि जूनियर हैं तो हम लोग को मतलब रिगार्ड्स में भी हम लोग उतने आगे ना बैठ सकते हैं, ना उस तरह से उनकी जगह घेर सकते हैं। तो हम लोग साइड में एक सोफ़ा पड़ा हुआ था उस पर बैठ गए। अमर मणि एक प्रेस नोट लेकर के आए, तो जो कुछ पत्रकार साथियों ने ही तैयार कराया था। अच्छा, उन्होंने कहा पत्रकारों ने उनकी हेल्प की थी था इसमें में। जो उनके वेल विशर पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको सिर्फ ये प्रेस नोट में जितना लिखा है इतना ही बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। तो प्रेस नोट लेकर के आए, उन्होंने प्रेस नोट पढ़ना शुरू किया कि ये मधुमिता की हत्या से मेरे को जोड़ा जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि उसके पेट में मेरा बच्चा था, और जो ये आरोप लगा रहे हैं वो अपने बताएं कि उनके बच्चे किसके किसके हैं बच्चे उनके। वो इशारा कर रहे थे अमर सिंह की तरफ कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं उनके, ये इशारा करके बाद में इशारों में बात कहना चाह रहे थे। तो ये पूरा प्रश्न नोट तैयार था, उन्होंने वो पढ़ा। पढ़ने के बाद जो साथी सीनियर साथी थे उनको क्राइम की समझ भी नहीं, उनको कोई उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। उन्होंने अपना प्रश्न नोट फोल्ड किया, जेब में रखा, उठने लगे। मैं साइड में बैठा था, मैंने एक सवाल पूछ लिया उनसे, त्रिपाठी जी से। मैंने कहा त्रिपाठी ये बताइए कि मधुमिता को आप जानते थे कि नहीं? अब उनको लगा कि इतने बड़े बड़े पत्रकारों के भीड़ में ये कहाँ से दो पन्ने का अखबार वाला कौन आ गया बीच में, क्योंकि उन्होंने हमारी शक्ल भी कभी नहीं देखी, मैं कभी वाकिफ़ भी नहीं था उनसे। तो उन्होंने बड़े अंदाज में कि आप बस किस अखबार से हैं आप? तो उन्होंने बताया दैनिक जागरण से हूँ भाई। जागरण में तो राज बहादुर सिंह हैं, प्रेम सिंह हैं, हमने कहा विनोद शुक्ला जी हैं, दिलीप अवस्थी जी हैं, हमने अपने एडिटर के ही नाम गिना दिए। हाँ वो सब हमारे बड़े भाई हैं। हमने त्रिपाठी जो सवाल पूछ रहे हो बताइए, मधुमिता को आप जानते थे कि नहीं जानते थे? कहाँ जानता था? जैसे मैं नीरज जी को जानता हूँ, सोम ठाकुर को जानता हूँ, अशोक चक्रधर, देश के बड़े बड़े कवियों के उन्होंने नाम गिनाने शुरू किए। कहा जैसे मैं इन कवियों को जानता हूँ वैसे ही मैं मधुमिता को भी जानता था। वो गोरखपुर में कवि सम्मेलन होता था, उसमें आती थी, कविता पाठ करती, इस नाते मेरी उससे बातचीत थी। तो हमने कहा मधुमिता से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? उन्होंने एकदम तपाक से बोला कि हाल में नहीं हुई। तो हमने कहा हाल का क्या मतलब? 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 हफ्ते, 2-4-6 महीने, जब से वो प्रेग्नेंट हुई है। तो मैंने उस इशारे से हमने कहा हाल का क्या मतलब है? 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने। इस बात पे वो एकदम से भड़के। कहा तुम तो अभी तक तो आप जो पूछ रहे थे कि आप किस अखबार से हो, तुम पे आ गए। कहा तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पुलिस वाले हो। अरे हमने त्रिपाठी जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मैं उसमें सवाल पूछ रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है तो मैं जा रहा हूँ, मैं प्रेस नोट लेने तो नहीं आया था। ये प्रेस नोट रखा है, भेज दीजिएगा, प्रेस नोट छप भी जाएगा आपका। उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ख़त्म हो गई। वो मेरे पास आए, अपना कंधे पे हाथ रख के, क्या नाम है आपका? अरे हमने वो छोड़िए, आप प्रेस नोट ऑफिस भेज दिएगा, छप जाएगा आपका। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सवाल पूछेंगे, सवाल पूछने में आपको दर्द हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। इसके बाद हम कंधे पे हाथ रख के गेट तक आए ले करके। अरे नाम तो बताओ भाई, क्यों इतना नाराज़ हो? किसी ने कुछ समझा के भेजा है? मैंने मैं ज़िंदगी में पहली बार मिल रहा हूँ, मेरे से कोई क्या आपसे वो होगा गिला शिकवा? नहीं नहीं कोई तो बात है, नाम तो बताओ। उन्होंने बताया मनीष मिश्रा। अरे पंडित जी महाराज, जनेऊ का तो ख्याल करो, ये वो करते हो। वो हमको अंदर तक बातचीत करते करते गेट से वापस अपने बेडरूम तक, ड्राइंग रूम के बाद अंदर बेडरूम तक ले गए। और इशारे उशारे में बताओ, कोई सेवा वेवा हो तो बताओ, कोई किसी ने कुछ समझा के भेजा है तुम? गलत नंबर डायल करो पंडित जी। बाकी पत्रकार होंगे, आपको लगता है वो सब मोबिलाइज करके आप सबको मैनेज कर सकते हो। क्राइम रिपोर्टरों से आपका पाला पड़ा नहीं है। तो खैर वहाँ से बातचीत होते होते इस बीच हमारे जो साथी पत्रकार आनंद सिन्हा भी थे, उनको लगा कि पंगा हो गया। अमर मणि की जो छवि थी वो बाहुबली वाली, उतनी देर में उसने जो कमांड पे एसएसपी के शाम को प्रेस ब्रीफिंग में सारे क्राइम रिपोर्टर इकट्ठा होते हैं, तो आनंद सिन्हा ने वहाँ से कमांड पे फ़ोन किया कि मनीष का हमारा मनोज से कुछ हॉट टॉक हो गई है, तुम लोग सब लोग यहाँ पहुँचो। तो बाकी सीनियर साथी तो चले जा चुके थे, क्राइम रिपोर्टरों की फौज एकदम से लॉरेंस टेरेस कॉलोनी पहुँच जाती है। 5-10 मिनट बातचीत करने के बाद जब हम उन्हीं के साथ बाहर निकलते, हमने कहा पत्रकारों के चेहरे ही बदल गए। पहले तो ब्यूरो वाले साथी दिख रहे थे, सब पत्रकार साथी हमारे क्राइम रिपोर्टर अब तो आ गए। तो अमर मणि भी देख के चौंके कि सब क्राइम रिपोर्टर कहाँ से आ गए।
खैर वो बातचीत खत्म हो गई। फिर हमने और आनंद सिन्हा ने तय किया, हमने कहा इसको दिखाएं क्राइम रिपोर्टिंग होती क्या है। मई का वो दोपहरी बाइक से हम और आनंद सिन्हा घंटों ऐसो जो SHO महानगर होता था, चतुर्वेदी शायद नाम था, उसके घर के बाहर खड़े हुए हैं कि घर आएगा खाना खाने तो इससे यहाँ पे पकड़ लेंगे, क्योंकि वहाँ थाने पे तो इतनी भीड़ रहती थी, कोई किसी से बात ही नहीं हो पाती थी। केस डायरी वो अपने बगल में दबाए घूम रहा था। तो हम लोग लगातार घंटों किसी भी अधिकारी के पास किया, एक खबर तो हमको इसके अमरमणि के खिलाफ रोज चाहिए ही चाहिए। 3 या 4 दिन हम लोगों ने खबर लिखी थी, अमर उजाला में भी खबर छपी थी और जागरण में भी छपी। कोई खबर आनंद सिन्हा के हाथ लगती थी, कोई हमारे हाथ लगती थी। दो अमर उजाला के साथ ड्रॉबैक एक था, वो कानपुर से छप के आता था, लखनऊ में उस समय प्रिंटिंग नहीं होती थी। और उसका अखबार की जो शैली थी, जैसे लखनऊ के पाठकों की आदत है ना कि आप शुरुआत से पढ़ोगे, अमर उजाला लोकल की खबरें लास्ट पेज से, उर्दू अखबार जैसे ना होता उल्टा करके आप पढ़ना चाहिए, तो लास्ट पे सबसे लास्ट पेज पे लोकल छपा होगा, सेकेंड लास्ट पेज पे लोकल छपा होगा, थर्ड लास्ट पेज पे लोकल छपा होगा। तो वो शैली लखनऊ को पसंद ही नहीं थी। तो उसमें जो खबर छपती है तो सर्कुलेशन उनका कम था, जागरण का सर्कुलेशन अलग, अमर उजाला का सर्कुलेशन कम। तो कोई खबर अगर आनंद सिन्हा लिख भी देते थे, मैं अगर दूसरे दिन भी लिख दूँ उसी अमर उजाला की छपी खबर को भी, तो जागरण को भी पढ़ते थे। अमर उजाला की वो रीडरशिप उस समय नहीं थी कानपुर के नाते। 4-5 दिन 6 दिन वो चला होगा। 17-18 तारीख को मायावती ने जब अखबारों में छपना शुरू, उसी समय चैनल वालों ने भी सबने पीछा करना शुरू किया उस खबर का। सारे चूँकि अखबार चैनल भी उस समय नया नया दौर था, वो सब 600 अवस्था से, मतलब 2000 से आप मानो कि चैनल का जी जी शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़ा सा जो ग्रो करना हाँ, शुरू ग्रो कर रहा था उस समय, तो धीमे धीमे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको कवर करना शुरू किया। 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद मायावती ने इनको सस्पेंड किया, मायावती मंत्रिमंडल से, और इसकी जांच CBCID को सौंप दी। CBCID का एक माना जाता है कि वो ठंडे बस्ते में डालना होता है, इसलिए डाल दिया। तो जैसे ही CBCID जांच के आदेश हुए तो हम लोग को लगा कि अब ये केस ठंडे बस्ते में चला गया, अब कुछ नहीं होगा इसका, और सस्पेंड है, थोड़े दिन बाद बहाल हो जाएंगे। लेकिन मायावती ने उसमें एक शर्त जोड़ दी कि CBCID 1 महीने में जांच करके रिपोर्ट देगी, तब तक ये सस्पेंड रहेंगे। तो हमने चलो 1 महीने में कवर किया जाता है, 1 महीने तक इसको चलाया जा सकता है। तो हमने आनंद सिन्हा और 2-4 क्राइम रिपोर्टरों और उन लोगों का हम सबने तय किया इसका काउंटडाउन चलाएंगे, 30 दिन तक लगातार पीछा करेंगे इस खबर का, 29 दिन से, 28 दिन से, 27 दिन से। हाँ, क्योंकि वो अंदर से वो गुस्सा भर गया था ना कि इसने जिस लहजे में बात करी है, अच्छा तुम अगर ईमानदार हो, तुम इतने दूध के दूल्हे हो, तो तुमको डरना ही नहीं चाहिए, छापने तो कुछ भी छापना है। आप एक तो कल्प्रिट भी हो, दोषी भी हो, और उसके बाद आप इस तरीके से इस एटीट्यूड से बात करोगे। तो जब उसमें खबर का काउंटडाउन चलना शुरू हुआ, तो बीच बीच में अमरमणि दैनिक जागरण के ऑफिस में मिलने आते थे हमारे सीनियर साथी से, कभी न्यूज़ एडिटर के पास जाएं, कभी ब्यूरो वाले साथी के पास जाएं, और उनसे बात करके एक ही बात बोलता था, अच्छा खासा नेता थे, मजनू बना दिया इस आदमी ने। फिर आए ऐसे चाबी का छल्ला घुमाते हुए, किसी दिन आए, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। इस तरह की डायलॉग बाजी करते हुए खैर वो काउंटडाउन चला। 1 महीना जांच के बाद CBCID को जब लास्ट दिन 17 मई को शायद जांच सौंपी गई थी, जहाँ तक डेट याद है, 16-17 मई को। तो 17 मई को अगर सौंपी गई जांच, तो 16 जून को वो 1 महीना पूरा होता है। CBCID के अधिकारियों ने 1 महीने में जांच पूरी कर ली, लेकिन 16 जून को रिपोर्ट देने के बजाय, या 17 जून को रिपोर्ट देने के बजाय, उनका जिस दिन जांच मिली है उसी दिन हम जांच देंगे। जैसे 17 मई को मिली है तो हम 17 जून को देंगे। वो उन्होंने काउंटिंग में, 1 दिन की काउंटिंग में उनसे गड़बड़ हुई। तो 1 दिन पहले हम लोग, जिस दिन रिपोर्ट बन रही थी CBCID में, हम लोग चले गए। तो नवनीत सिकेरा और शायद नवीन अरोड़ा SP थे, जो ये जांच में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने वो पूरी रिपोर्ट बना करके रखी हुई थी। जब हम लोग इनके ऑफिस में गए तो उस पर जो टेबल पे कागज़ रखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था प्राइम सस्पेक्ट मधुमणि एंड अमरमणि, इंग्लिश में ड्राफ्ट की हुई रिपोर्ट। उस पर हम लोग की निगाह पड़ी, तो नवनीत सिकैरा ने उस कागज़ को ऐसे ऐसे मिला करके ऐसे डस्टबिन में डाल दिया।
कि ये मतलब रफ कागज है, इसकी तरफ ध्यान मत दो तुम लोग। क्योंकि वो जान चुके थे कि आपकी नजर पड़ चुकी है आप लोगों की। तो उन्होंने उस कागज को, कि ये रद्दी का कागज है, उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। खैर हम लोग पढ़ के तो आ ही गए थे, उसको नज़र तो पड़ ही गई थी। आ करके लिखा कि CBCID के जांच में प्राइम सस्पेक्ट हैं और रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। तो 18 जून को सुबह जिस दिन वो छपा है अखबार में, मायावती ये नाराज हुई कि हमने 18 मई को रिपोर्ट दी थी, तो 17 जून को ये रिपोर्ट हमारी टेबल पे होनी चाहिए। 1 महीना पूरा हो गया था 17 जून को, आज 18 जून हो गई, तो उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं दी? और मीडिया में लीक भी हो गई। और मीडिया में खबर छप गई। तो उसने सुबह सुबह मायावती ने उठते ही पूरे CBCID महकमे को सस्पेंड कर दिया। ये भी ऐतिहासिक फैसला था कि पूरे डिपार्टमेंट को? पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड। अब जो भी अधिकारी लेवल पे रहे होंगे, अब कांस्टेबल तो नहीं, पूरा महकमा सस्पेंड। अमरमणि मंत्रिमंडल से बर्खास्त और CBI जांच की सिफारिश। मायावती ने उसी दिन 3 कर दी। डिसीजन उसने तुरंत सुबह ही 8-9 बजे का टाइम होगा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कि अच्छा, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कि अमरमणि मंत्रिमंडल से बर्खास्त, CBCID के अधिकारी सस्पेंड, जिनके पास जांच थी उन्होंने जांच नहीं की, वो सस्पेंड, और CBI जांच की सिफारिश। अब यहाँ से गेम बदलता है। CBI आती है, थोड़े दिन बाद अपना केस रजिस्टर करती है यहीं पे VIP गेस्ट हाउस है हजरतगंज में, डालीबाग में। उसमें वो अपना कैंप ऑफिस बनाते हैं। एक फर्स्ट फ्लोर पे सारे कमरे उन्होंने अपने लिए रिजर्व कर लिए, उसी में वो लोग रहते थे, वहीं पे अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन। पहला ऐसा केस था जिसमें CBI ने इतना मुखर होकर के मीडिया से बात करी, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन जब CBI ने शुरू की, उसने कहा अगर पत्रकारों ने अगर इतना वो ना लिखा होता या इतना इन्वेस्टिगेशन ना की होती तो ये केस ही नहीं वर्कआउट होता, ये तो केस दब गया था। ये जो पत्रकार, उसने CBI ने पूरा क्रेडिट दिया, उसने पत्रकारों को बाकायदा अप्रूवल बनाया, गवाह बनाया है। जो मौके पे पत्रकार थे उसमें लोग गवाह हैं, उनको सिक्योरिटी दी उन्होंने CBI ने। यानी कि मीडिया की जो डेप्थ एनालिसिस थी और रिपोर्ट्स थी, हाँ, उसको CBI ने रिगार्ड किया CBI और ने उसके अप्रूव बाद किया, उन्होंने पूरा क्रेडिट दिया कि ये घटना अगर खुली है तो केवल पत्रकारों की वजह से, क्राइम रिपोर्टरों की वजह से। ये आमतौर पे CBI कभी मीडिया से बात ही नहीं करती, कोई भी केस ठीक बात देख है। लीजिए। ऑनगोइंग में तो नहीं करती है। जिस दिन CBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की और अमरमणि को अरेस्ट करने जा रहे थे, उस दिन भी CBI के बालाजी साहब IG DIG थे, DIG थे, उनका फ़ोन आता है कि आप कैमरामैन लेकर के इनके घर पहुंचो, हम लोग जा रहे हैं अरेस्ट करने। तो अंदर से तो ख्वाहिश थी कि अब इसको शिक्षकों के पीछे खड़ा देखेंगे और वहाँ पे एक कैमरामैन से फ़ोटो करवाएंगे कि हजरतगंज कोतवाली में सलाखों के पीछे खड़े अमरमणि, कि ये फ़ोटो छापी जाएगी। तो हम लोग कैमरामैन ले करके गए, लेकिन CBI ने उनको घर से अरेस्ट किया और अपने जो टाटा 407 वाली गाड़ी लेकर गए थे उसमें लेकर के वो चले गए। हम लोग सोच रहे शायद हजरतगंज थाने लाएंगे, वहाँ पर थाने आए नहीं। आमतौर पर होता है थाने नहीं लाते हैं, तो कभी बंदरियाबाग चौकी होती थी वहाँ ले जाते थे, कभी गौतमपल्ली लिए जाते थे। तो चौकियों में तलाशना शुरू किया कि कहाँ ले गए। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि वहाँ तलाशियाँ नहीं, हम लोग थाने में नहीं ले जाते हैं, हमारी हिरासत में CBI की कस्टडी में है, हम लोग को अधिकार है, हम अपने पास ही रखेंगे इसको रात भर। अरे हमने कहा हजरतगंज थाने लाते हैं, हमको वहाँ फ़ोटो करानी थी उसकी। कहा अच्छा आपको मिलना हो तो आप आइए, काम हम निपटा के 1:30-2 बजे हम लोग यहीं पे मिलते हैं रात में। का मैंने पहली बार देखा था, तो 1:30-2 बजे हम लोग पहुँचे VIP गेस्ट हाउस जहाँ पे अमरमणि को रखा गया था। तो उन्होंने कहा कि मिलना है तो चले जाओ, देखो कमरे में। हमने कि VIP गेस्ट हाउस में आप रखे हुए हो एक अपराधी को, कह रहे जाके देखो। तो हमने क्या देखें उसमें, गेस्ट रूम में उसमें लेटा होगा, उसको क्या देखेंगे? कह नहीं एक बार देखाओ। तो गेट पे जो पहरे वाला खड़ा था उसको उन्होंने DIG साहब ने इशारा किया कि ये जाएंगे, आप इनको रोकना नहीं। तो हम बालाजी कहते हो कि अरे बालाजी किधर है भाई साहब, कहाँ हैं आप? तो जैसे ही अमरमणि का दरवाज़ा खोला तो अंदर का जो नज़ारा था, बेड बाहर, AC बाहर, कारपेट जो बिछा होता है ज़मीन पे वो भी बाहर, अमरमणि ज़मीन पे एक कंबल बिछा करके दूसरे कंबल की तकिया बना के लेटे हुए थे। मेरे को देखते ही बोले कि अरे हम ही को देखने आए हो ना, देखो बहुत आराम से हैं। कह रहे हमने नहीं पंडित आपको क्यों? कह रहे हमें मालूम है किसको देखने आए हो। अरे हमने को तो बालाजी से मिलने आए। तो कह वो सब ठीक है, देख लो बहुत आराम से है।
खैर 1 आध मिनट में रुका, तुरंत बाहर आ गया। उसके बाद खैर इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें जो घटनाक्रम खुला सीबीआई ने, अमरमणि को इस घटनाक्रम की जानकारी वास्तव में नहीं थी। मधुमणि ने, उनकी वाइफ ने मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि मतलब अमरमणि त्रिपाठी को जानकारी नहीं थी कि मधुमिता की सुपारी उनकी वाइफ ने दे रखी है। मधुमिता के प्रेम प्रसंग की जैसे ही जानकारी मधुमणि को हुई तो एक पत्नी का जैसा रिएक्शन होता है, उसने जो भी नाराजगी जताई होगी घर पे, लेकिन वो मतलब प्रेम प्रसंग खत्म नहीं हुआ होगा, तो उसने अपने भांजे जो भी रोहित और 1-2 नाम थे, मैंने एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, तो अपने घर के बच्चों को ही कह करके उन्होंने सुपारी दी, उसको कहा कि मार दो। उन लड़कों ने उसको गोली मार दी। अगर मधुमिता मतलब हत्याकांड में अमरमणि शामिल होते तो जो एविडेंस हम लोग को मौके पे मिले थे वो नहीं मिलते, क्योंकि शार्प आदमी रहे बहुत पहले से, वो सारे एविडेंस गायब करा था। अच्छा, उसके साथ मधुमिता कहीं पे भी जाने को तैयार रहती थी। जब हम लोग कवर कर रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग को जो चीज़ें सामने आ रही थी, तमाम ट्रैवल प्लान मिल लोगों का साथ हुआ उसके करता घर से एक वो मिला था बोर्डिंग पास, जिसमें 23 साल की मिसेज AM त्रिपाठी का नाम लिखा था। अच्छा। मतलब पत्नी के तौर पे मिसेज AM त्रिपाठी, उम्र 23 साल या 22 साल लिखा हुआ था उसमें। अब वो बोर्डिंग पास से मधुमणि तो सफ़र कर नहीं रही थी, 23 साल की मधुमणि तो थी नहीं, निश्चित रूप से मधुमिता सफ़र कर रही थी। तो 23 साल की मिसेज AM त्रिपाठी कौन थी, अमरमणि त्रिपाठी कौन थी? मधुमिता थी। तो उसके जो रिश्ते थे, मधुमिता एक बार जयपुर या राजस्थान के किसी शहर में गई, शायद जयपुर में ही, किसी कवि सम्मेलन के लिए गई थी। किसी उद्योगपति के घर पे रुकी थी जिसने उनको कवि सम्मेलन के लिए बुलाया होगा। वहाँ उसके घर से एक सोने का कोई एक ज्वेलरी गायब हो जाती है, चैन अंगूठी कुछ एक चीज़ गायब हो जाती है। जिस रूम में रुकी हुई थी वहीं पे वो चैन अंगूठी रखी हुई थी। मधुमिता पे उनका शक जाता है, उनको जो है महिलाओं से फिर तलाशी करवाई जाती है, वो ज्वेलरी उसके पास से बरामद हो जाती है। उस व्यापारी ने इनके खिलाफ, मधुमिता के खिलाफ, उसको वहीं पे अपने शहर में राजस्थान में FIR लिखा दी। ये सूचना अमरमणि को मिलती है। अमरमणि यहाँ से फ्लाइट पकड़ के जाते हैं, अपनी जमानत पे लेकर के मधुमिता को आते हैं। इसके एविडेंस उनकी जमानत वहाँ लगी हुई थी। तो जो अधिकारी हम लोग को खबर बता रहे थे, कह रहे थे जाके पूछो इनसे कि भाई आप जमानत लेने क्यों गए थे, आप अगर नहीं जानते हो। मिसेज AM त्रिपाठी 23 साल की कौन है, उसको कौन ले जाता था, उसको कौन घुमाता, उसको कौन कमरे कराता था। दिल्ली के 5 स्टार 7 स्टार होटल में उसके कमरे बुक रहते थे मधुमिता को। उसके बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक की होती है, वो की उसके कमरे से बरामद हुई थी। उस पर तो होटल का नाम भी प्रिंट रहता है। अब तो बहुत सारी डुप्लीकेट की लो तो नहीं होता है, वरना आमतौर पे उस पर की पे, इलेक्ट्रॉनिक की पे नाम लिखा रहता था। वो की उसके कमरे से बरामद हुई। तो ये संबंध थे जो प्रूव कर रहे थे। लेकिन अगर मधुमिता की हत्या अमरमणि को करानी होती तो वो ऐसे मर्डर कराता कि उसकी बॉडी, सोफिस्टिकेटेड वे में कराते जैसा वो। अरे वो कहीं ले जाता, कहीं अपना बॉडी गायब करके फेंक देता, कौन उससे संबंध स्टेब्लिश कर पाता। जी जी। एक बनी सी बात ये आती है कि क्या पत्नी को सच में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब पता लग गया था पत्नी को, अमरमणि की, कि मधुमिता के साथ संबंध है, तो उन्होंने उसको एक तरीके से ना चाहते हुए एक्सेप्ट कर लिया था, फिर उनके घर आना जाना लगातार रहा, इस प्रेगनेंसी के नहीं, ये दौरान उसके भी। उसके पहले आती जाती थी। वहीं से इनको जो शक गहराया मधुमणि को, उसी वजह से गहराया कि एक नॉर्मल लड़की का आना जाना और एक इतनी घनिष्ठता से मिलना जुलना, आना जाना, कॉल डिटेल, फ़ोन में बातचीत, पत्नियों को छुपता नहीं है। अगर किसी का अफेयर चल रहा है पति का, तो पत्नियों की नज़र से छुप नहीं सकता। और घर पे अगर वो लड़की आ रही तो कतई नहीं छुप सकता। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उस हत्याकांड में, मधुमिता की हत्याकांड में अमरमणि शामिल नहीं थे। कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल रहे भी नहीं, लेकिन जो एविडेंस थे वो सारे उनके मतलब मेन खिलाफ। जो रीजन थे वो अमरमणि थे, क्योंकि उनकी वजह उनकी वजह से हाँ, प्रेग्नेंट हुई और उनकी पत्नी ने उसको जो है अपना जी दुश्मन मान बिल्कुल। लिया। लेकिन CBI ने दोनों लोग को आरोपी बनाया। जी अब तो खैर जेल से बाहर हैं। जी। एक मनीष जी, साल 2001 में राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट थी यूपी में, और उस दौरान मुख्तार अंसारी यूपी में, यूपी के लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में एंट्री करने के लिए, जी प्रॉपर्टी वगैरह बनाने के लिए और फिर यहाँ के रियल एस्टेट में उतरने के लिए तैयारी कर रहा था। और उसी दौरान अपने चरम पर जो है एक MLC अजीत सिंह नाम के एक बाहुबली हुआ करते थे, उनके बीच कुछ क्लैश हुआ, और बताते हैं उसके बाद फिर एक और बाहुबली यूपी के राजा भैया, उनके घर, उनके सचिवालय में एक उन्होंने पंचायत रखी बतौर मंत्री होते हुए, जिसमें यूपी के सारे बाहुबली इकट्ठा हुए।
उस खबर को मैंने छापा था, 2001 की घटना है वो। जागरण में खबर छपी थी, कैबिनेट मंत्री के ऑफिस में डॉन पंचायत, दैनिक जागरण में खबर छपी थी। उस डॉन पंचायत का जो आधार था वो एक प्लॉट था, 4 बीघे का एक प्लॉट कृष्णा नगर इलाके में मुख्तार अंसारी ने खरीदा। वो प्राइवेट मतलब प्रॉपर्टी थी और कोई विवादित नहीं था, सामान्य प्लॉट था। वो मुख्तार अंसारी ने लिया, वहाँ पे वो अपना रेजिडेंस बनाना चाहते थे, उस अपनी वाइफ के नाम पे लिया हुआ था। अजीत सिंह को एक बात जैसे ही मालूम पड़ी, अजीत सिंह लखनऊ में बेस था उनका, वो एमएलसी तो वो उन्नाव लखनऊ सीट से थे, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र था वो लखनऊ था। अजीत सिंह का ये कहना था कि लखनऊ में अगर कोई किसी की सल्तनत चलेगी तो हमारी चलेगी, यहाँ पूर्वांचल का आदमी इस तरह से दखल नहीं देगा, केवल घर बनाने मात्र से। उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पास सचिवालय मतलब यहाँ पे सरकारी आवास है, विधायक हैं, उनको सरकारी आवास मिला हुआ, उसमें रुके हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाने की क्या ज़रूरत है? प्रॉपर्टी बनानी हो आजमगढ़, मऊ, जहाँ पे भी बनानी वहाँ बनाए, यहाँ पे क्यों प्रॉपर्टी उनको बनानी है? इस बात को अजीत सिंह ने अजीत सिंह ने ये बोला, माना कि भाई ये वर्चस्व स्थापित करने के लिए अब यहाँ लखनऊ। यस यस। तो उसको लेकर के उन दोनों में टसन शुरू हुई है। उस खाली प्लॉट में अजीत सिंह अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते थे, तो लेबर जो जाती थी वहाँ काम ही नहीं हो कर पाते थे, अजीत सिंह की गाड़ियाँ देख करके भाग जाते थे। तो ये बात जब विवाद काफ़ी बढ़ी तो राजा भैया को इंटरफेयर करना पड़ा। राजा भैया उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह की सरकार में, 2001 में। कैबिनेट मंत्री रहते राजा भैया ने अपने सचिवालय स्थित ऑफिस में एक पंचायत बुलाई इस प्लॉट के सेटलमेंट के लिए। तो राजा भैया का मामला लेकर कौन गया, अजीत सिंह या मुख्तार? राजा भैया ने खुद ही मांडवाली कराने के लिए, होता अच्छा, है ना उन तक कि पहुंच गई ये बात हाँ, पूरी। कि हम लोग आपस में लड़ेंगे तो इस तरह से सब खत्म हो जाएंगे। तो ये पंचायत इसलिए थी कि भाई जो जिसका क्षेत्र है वो उस क्षेत्र तक सीमित रहे, कि अगर प्रयागराज इलाहाबाद अतीक का है तो अतीक का अधिकार रहना चाहिए, आजमगढ़ मऊ अगर मुख्तार का है तो वहाँ उनका रहना चाहिए, प्रतापगढ़ कुंडा अगर मेरा है तो मेरा प्रभाव रहना चाहिए, गोरखपुर अगर हरिशंकर तिवारी का है तो हरिशंकर तिवारी, फैजाबाद अगर उनका है, अभय सिंह का है तो वो उनके प्रभाव क्षेत्र में रहना चाहिए। ये धारणा लेकर के राजा भैया ने एक पंचायत बुलाई थी, जिसको मैंने डॉन पंचायत तो मैंने नाम दे दिया क्योंकि उसमें सारे डॉन इकट्ठा हो रहे थे। कौन कौन थे, कुछ नाम याद हैं सब सारे? मुख्तार अंसारी, अजीत सिंह, राजा भैया, अमरमणि त्रिपाठी, अभय सिंह, अतीक अहमद भी था उसमें? अतीक नहीं थे, एक शिवेन सिंह है महाराजगंज के, एक यशवंत सिंह आजमगढ़ वाले मुबारकपुर वाले, एक राजीव कुमार सिंह, उनकी डेथ हो गई, बाराबंकी के थे राजा राजीव कुमार सिंह। तो ये इस तरह के लोग उसमें थे। 10-12 बाहुबली थे जी। तो उसमें जब बैठ करके बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने यही राजा और भैया, ये सचिवालय में पंचायत ये हुई। अब उनके लिए क्योंकि कुछ विधायक भी थे, ज़्यादातर तो विधायक थे उसमें, बाहुबली के साथ साथ लेकिन विधायक हैरानी भी की थे। बात नहीं कि पर्सनल चीजों को डिस्कस करने के लिए इस तरीके से सचिवालय का इस्तेमाल उसमें किया गया। ज़्यादातर लोग विधायक थे ना, तो उनको अगर लगा कि इससे बढ़िया सुटेबल जगह कोई हो ही नहीं सकती, यहाँ सब आ ही रहे हैं तो यहीं पे बैठ के बातचीत हो जाएगी, हमको बाहर क्यों बैठना है। तो वो अपने घर पे ही बैठ सकते थे, सचिवालय बैठ सकते थे, उनके लिए तो सब एक ही जैसे थी। लेकिन एक प्लॉट को लेके इस तरह की पंचायत बुलाना और उसको सेटल कराना, अजीत सिंह की जिद के आगे उन्होंने उसमें प्लॉट पे कोठी को मतलब उनकी कोठी नहीं बनने दी। अल्टीमेटली वो मुख्तार अंसारी को प्लॉट बेचना पड़ा अजीत के दबाव में, कोठी नहीं बना पाया वो उसमें। अच्छा, मतलब वो प्लॉट मुख्तार को नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया, जबकि कोई प्लॉट डिस्प्यूटेड नहीं था, कोई विवादित नहीं था। अच्छा, प्लॉट की उस समय जो जगह आप बता रहे हैं कृष्णा नगर, वो कानपुर से आप आइए तो लखनऊ की एंट्री पे पड़ता है। जी जी जी। और उस समय तक तो उसकी उतनी वैल्यू थी भी नहीं, तो यानी कि जमीन से ज्यादा सिर्फ वर्चस्व का मसला हाँ, था। वैल्यू से उसका मतलब नहीं था। अजीत सिंह का जो एक ऑरा था ना लखनऊ में, अजीत सिंह जैसे अभी माफियाओं में एक नंबर का बड़ा क्रेज है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर है वो एक माफिया लेके चलेगा, एक पर्टिकुलर नंबर दूसरा माफिया लेके चलेगा, सबका अपने अपना एक नंबर पेटेंट कराया उसे हुआ वो है, ब्रांड कहते हैं अपने उसमें, वो अपना ब्रांड बना के चलते हैं। अजीत सिंह जो था वो बगैर नंबर की गाड़ियों के चलता था, बगैर नंबर की गाड़ी। बगैर नंबर की गाड़ियों में उसका एक अपना अलग टशन था। तो मैंने एक बार खबर भी लिखी कि ये बिना नंबर की गाड़ियों से एक बाहुबली माफिया ऐसे जो है बगैर नंबर की गाड़ियों चलता है, काफिला उसके जो 8-8 10-10 सफारी गाड़ी उस समय ज़्यादा चलती थी, सब बिना नंबर के। सब बिना नंबर की। तो मेरे ख्याल यूपी में तो ऐसा किसी ने नहीं किया तो होगा। एक बार अजीत सिंह ने मेरे को बुला करके
टोका भी, भाई ये तुम बार बार लिखते हो बगैर नंबर के, देख तो लो उसमें। हमने कहा, देख क्या ना, किसी गाड़ी पे कोई नंबर नहीं है। तो उनका नहीं, एक बार बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, देख तो लो जा करके। हमने क्या देखा, मेरी देखी हुई है, अभी मैं अंदर आया हूँ तब भी मैंने देखी है, कोई नंबर है ही नहीं किसी गाड़ी में। कहा तुमने ध्यान नहीं दिया, मेरी गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है। कहा नंबर तो राजपाल की गाड़ी में भी नहीं लगता है, लेकिन नंबर प्लेट होती है जिसमें अशोक की लॉट लगाई जाती है, मेरी गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है। तो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से वो अलग ही अच्छा, मतलब पसंद। एक तरीके से धमकी दी, उन्हें बताया कि मेरा ये रॉब है हाँ, कि नंबर प्लेट तक नहीं लगा के उनके चलता हूँ गाड़ी मैं। में नंबर प्लेट ही नहीं लगती थी। और आपके खबर लिखने के बावजूद, चूंकि तो जागरण नहीं बड़ा नहीं, अखबार रहा, कुछ कभी कोई कोई कुछ असर एक्शन नहीं भी नहीं था, हुआ। कोई असर नहीं था। ये अपना उस समय का हो रहा था। अजीत सिंह का जो दौर था, खासतौर से लखनऊ में, लखनऊ से जो टैक्सियाँ चलती हैं टाटा सूमो, तो लखनऊ इलाहाबाद, लखनऊ कानपुर, लखनऊ हरदोई, लखनऊ सीतापुर, फैजाबाद, तो अलग अलग रूट पे आरटीओ परमिट जारी करते थे। आज भी परमिट जारी होते हैं। तो जो परमिट जारी होते तो लिमिटेड गाड़ियों के लिए होते थे कि एक रूट पे 20 गाड़ियाँ चलेंगी, इस रूट पे 25 गाड़ियाँ चलेंगी, इस पे 30 और चलेंगी। लिमिटेड सवारियां होंगी। ना गाड़ियों की परमिट होती थी, उस पर सवारी तो लिमिटेड बैठती थी। परमिट लेना एक बड़ा टफ टास्क होता था। आप गाड़ी तो निकलवा लोगे, परमिट नहीं मिलेगा तो आप चलाओगे कैसे? बगैर उसके आप किस्त दे नहीं सकते, फिर आप पर्सनल यूज़ के लिए तो रख सकते हो, टैक्सी में नहीं चला सकते उसके। तो बहुत सारे लोग ड्राइवर पहुंचते थे अजीत सिंह के पास, भैया हमारा परमिट करा दीजिए। तो अजीत सिंह सिगरेट की एक डिब्बी मंगाते थे, उस पर अपना साइन करके, कहा ये अपने शीशे पे लगा दो जा करके। अच्छा। केवल अजीत सिंह का वो सिग्नेचर ही परमिट था। अब आप सोचिए कि एक लखनऊ या उन्नाव क्षेत्र का एक माफिया, उसका इलाहाबाद तक भी जलवा वही है, फैजाबाद तक भी जलवा वही है, कानपुर चलो उसके रूट पे है, हरदोई सीतापुर, हर रूट पे उसका वो सिग्नेचर चल रहा है। बहुत सारे ड्राइवर उसी को फोटो कॉपी करा के उसको चस्पा करके चलते थे। जबकि ये जो आप बता रहे हैं, ऐसा पावर, जब कभी पावर की बात होती है कि किसकी कितनी बड़ी पावर है, तो कहते हैं जो आईएएस होता है, जिले का कप्तान होता है, सॉरी डीएम जो होता है, डीएम अगर माचिस की डिब्बी पर आपको लिख के दे दे तो वो मान लिया जाता है। तो मतलब डीएम तो इतनी खैर राजा होता है, डीएम के ताकत का तो खैर कोई सानी है ही नहीं। लेकिन डीएम चाहे अभी आप जिस लेकिन मनीष जी, डीएम तो खाली एक जिले भर का होता है। ये जिसकी आप बात बता रहे हैं अजीत सिंह की, जी, ये तो आसपास पूरे मंडल से ज्यादा लोगों में। हाँ, मतलब उस समय जो पॉलिटिकल उसको सपोर्ट रहा होगा, सरकारों का जो सपोर्ट मिलता था माफियाओं को, उसकी वजह से ये ताकत हासिल थी उनमें। 10-10, 12-12 जिलों में सिगरेट की भाई डब्बी और साइन उस पर जो है अजीत सिंह का है, केवल तो वो वो परमिट साइन, था। वही उसका परमिट होता था, उसी की फोटो कॉपी करा करके टैक्सी वाले घूमते थे। लखनऊ में यहाँ पे स्क्रैप की नीलामी होती थी चार बाग में। उस स्क्रैप की नीलामी में ठेकेदार बोली लगाने आते थे पूरे प्रदेश भर के। तो वो लाट कहीं पे पड़ी, मान लो मुजफ्फरपुर में पड़ी हुई है, रेलवे का स्क्रैप है, तो जितना वो कबाड़ इकट्ठा होता जाता है, सब एक जगह ढेर लगता जाता है। अब उस ढेर में लोहा भी है, पीतल भी है, कॉपर भी है, चांदी भी है, हर तरीके का उसमें स्क्रैप होता है। उस ढेर को एक अंदाज़ा लगा के कि ये 20 टन माल है, 25 टन माल है, 50 टन माल है, एक अंदाज़ा लगा करके उसकी वैल्यू तय होती है, और उसी हिसाब से फिर वो नीलामी के लिए यहाँ चार बाग में कैरिजन वैगन शॉप में बोली लगती थी। अजीत सिंह एंड कंपनी उस स्क्रैप को कौन ठेकेदार लेगा ये तय करते थे। वो ठेकेदार वो होता था जो उनको गुंडा टैक्स देता था, गुंडा टैक्स। जीटी उसको बोलते थे। कागजों में इसको बकायदा एंट्री होती थी रेलवे के। जीटी की एंट्री होती थी। जीटी की बकायदा लिखा पढ़ी में उसमें रेलवे के दस्तावेज में लिखा जाता था, जैसे वहाँ बोली लगी, नफ़ा बोली इतना, मुनाफा बोली इतना। जीटी कैसे डिसाइड होता था? या 25 टन माल में लोहा हो गया 18 टन, कॉपर हो गया 2 टन, सिल्वर हो गया आधा टन, इस तरह की अलग अलग उसमें कैटेगरी में निकाल करके उसके आगे कि रेलवे में 10 रुपये, लोहे का जीटी जो है 10 रुपये है, कॉपर का 50 रुपये है, ब्रास का 70 रुपये, ऐसे कैटेगरी एक कार्ड बना हुआ था, उसमें देखते थे कितना माल है स्क्रैप में, उस हिसाब से डिस्क्राइब करके और जीटी कैलकुलेट होती थी, और रेलवे अपने कागजों में लिख करके देता था। ये जीटी हमारी नफ़ा बोली, मुनाफा बोली, जीटी। अभी जीटी किस बात की दी जाती थी? मैं भी ठेकेदार हूँ, आप भी ठेकेदार हो, दोनों लोग बोली लगाने पहुँचे। मेरी जीटी एसोसिएशन से बात हो गई है, गुंडा टैक्स एसोसिएशन से, उसने हमको कमिट कर दिया कि नहीं, बोली आप ही उठाओगे, स्क्रैप की बोली आप ही के फेवर में छूटेगी।
आप हमसे बड़े ताकतवर बिजनेसमैन हो या बड़े स्क्रैप के व्यापारी हो, पैसे रुपए कोई चिंता नहीं, हम लगाएंगे बोली। आप बोली लगाने के जैसे ही पहुँचे कि नफ़ा बोली इतना, मुनाफा बोली इतना, पीछे से एक हाथ आएगा, आपको बैठा देगा, बैठ जाओ, तुम नहीं लगाओगे बोली। अच्छा। आपने अगर ऐड करके उसकी ओर देखा है, भाई क्यों नहीं लगाएंगे, तुम कौन होते हो? तो या तो आप बोली ख़त्म होने से पहले वो उठा करके आपको लेके जाएंगे, या फिर वो बोली कंप्लीट नहीं हो जाए, कुछ ना कुछ उस पर पेच फंसेगा, वो बोली अधूरी छूट करके वो कैंसिल हो जाएगी। तो स्क्रैप का जो ठेका था, जो जीटी वसूली जाती थी, इस जीटी की दम पे ही माफियाओं को इतना पैसा मिलता है, उस पर सबकी नज़र थी। अजीत सिंह गैंग था, इसने तो सबसे ज़्यादा सर्वाइवल उसी से ही किया। जब मैंने 2-4 खबरें उस पर लिखी तो मेरे को एक बाकायदा चिट्ठी आई, मैंने अपने एक्स हैंडल पे उसको पिन पोस्ट करके लगाई भी हुई है, सबसे पहली पोस्ट आपको वही दिखेगी। जीटी एसोसिएशन ने मेरे को एक लिफाफे में रख करके, उस समय तो अंतरदेशी पोस्ट कार्ड और एक वो लिफाफे में रख करके, जो जैन जी हैं उनको तो व्हाट्सअप वाले बच्चे, उनको तो मालूम भी नहीं होगा कि चिट्ठी पत्री का दौर क्या था। तो लिफाफे के अंदर वो रख करके चिट्ठी जागरण के पते पे मेरे को भेजी गई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि अपराध संवाददाता दैनिक जागरण लखनऊ महोदय, आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी जीटी एसोसिएशन ने आपके भी हिस्से में, आपका भी हिस्सा निर्धारित कर दिया है। अच्छा। आपके हिस्से में 6 गोलियां रखी गई हैं जो आपके शरीर में कहीं भी घुसेड़ दी जाएंगी, और इसकी सूचना देने वाले फलां फलां व्यक्ति को भी नहीं बख्शा जाएगा। वो एग्जैक्ट वही नाम थे जिन्होंने हमको खबर ब्रीफ करी थी, जो हमारे सोर्स थे, एग्जैक्ट नाम वही चिट्ठी में लिखे हुए थे। इनका नेटवर्क इतना तगड़ा था। कहा उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, उनको सज़ा दी जाएगी, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मतलब सज़ा तो हमको भी दे रहे थे, जो हिस्सा 6 गोलियों के रूप में हमको दे रहे थे। तो वो खबर छापी आपने चिट्ठी समेत? चिट्ठी समेत वो खबर छपी, और फिर हमने सीरीज चलाई। फिर अजीत सिंह का फ़ोन भी आया कि भाई क्यों पीछे पड़े हो, क्या हमसे नाराज़गी? हमने कहा नहीं, तुमको लग रहा है कि चिट्ठी भेज करके धमका लोगे तो फिर धमका लो, बाइक से चलते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, जिस दिन मरवाना हो मरवा देना, 6 गोली इनाम दे देना। तो खैर वो बातचीत अलग थी। तो आमना सामना कभी हुआ अजीत सिंह से? अजीत सिंह से मेरे इसके अलावा? बहुत अच्छे रिश्ते रहे मेरे। मतलब जितने अपना 11-12 साल मैंने क्राइम रिपोर्टिंग करी है, सारे माफियाओं से, मुख्तार, अतीक, अजीत सिंह, अभय सिंह, धनंजय सिंह, जितने लोग रहे हैं, सबसे मेरे बहुत व्यक्तिगत रिश्ते रहे। मैंने कभी बायस्ड होकर के या किसी के कहने पे, जैसे अभय धनंजय से अब नाराज़गी एक दूसरे से खिलाफ है, मेरी अभय से भी उतनी बातचीत है, अभय धनंजय से भी उतनी बातचीत है। तो मैं अभय के कहने पे धनंजय के खिलाफ खबरें लिखूँगा या धनंजय के कहने पे अभय के खिलाफ लिखूँगा तो नाराज़गी पनपती है। जब आप न्यूट्रल होकर के खबर लिखेंगे तो किसी से आपकी कोई नाराज़गी नहीं रहेगी। अजीत सिंह हमारे बहनोई साहब भी, वो सीनियर जर्नलिस्ट रहे ब्रजेश शुक्ला जी, उनके बहुत अच्छे मित्र थे। वो भाजपा देखते थे, कई अखबारों में ब्यूरो चीफ रहे हैं। तो अजीत सिंह लगातार हमारी सिस्टर से भी शिकायत करता था, मेरे बहनोई से भी शिकायत करते थे कि यार अपने साले को समझाओ, मेरे पीछे पड़ा रहता है। अजीत सिंह मेरी शादी में मैंने इनवाइट भी किया था, कहा तुम पे तो गोली नहीं चला पाऊँगा लेकिन तुम्हारी शादी में ज़रूर चलाऊँगा। तो शादी में आया, जितना हर्ष फायरिंग कर सकते थे उन्होंने करी। तो अपने रिश्ते व्यक्तिगत भी थे, लेकिन खबरों में कहीं कोई मुरब्बत नहीं थी। जो खबर थी वो मैंने छापी है, ईमानदारी से छापी है। मनीष जी, अतीक अहमद को लेकर आपने धुरंधर देखी है आपने? जी जी बिल्कुल। तो अतीक अहमद को लेकर भी तमाम बातें होती है और लखनऊ में उसका ठीक ठाक दखल रहा है। तो अतीक से जुड़े हुए कुछ किस्से? अतीक ने लखनऊ में तो बहुत ज़्यादा ऐसा क्राइम नहीं किया, उसका इलाहाबाद प्रयागराज जिसको मैंने कवर नहीं किया। लेकिन मतलब प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है लखनऊ में। स्टेट क्राइम के तौर पे तो मैं देखता ज़रूर था और यहाँ से कवर कर पाता था। जो एक घटनाक्रम, जैसे शिवप्रकाश शुक्ला जो माफिया रहा, गैंगस्टर रहा, उसकी सारी घटनाएं जो लखनऊ में थी वो सारी मैंने कवर करी है। तो उसको घटनास्थल पे जा करके और एक एक पॉइंट वाइज मेरे को याद है। अतीक की कोई ऐसी घटना मेरे को याद नहीं आती। मेरी मुलाकात 2-4 बार डीजीपी ऑफिस में हुई। वो सफ़ेद लुंगी बांध के चलता था। हमने कहा तुम्हारा ठीक है यार, हम लोग गलत जीन्स में आते हैं, तुम बढ़िया लुंगी में चाहे जब पहनो अपना लुंगी पहन करके चले जाते हो, यहाँ क्रीज बनाओ, शर्ट प्रेस करो, ये प्रेस करो। कहा तुमको मालूम नहीं है, 7-7 लुंगी लगाते हैं एक दिन में। एक बार लुंगी पहन करके आप बैठोगे गाड़ी में तो नहीं क्रीज आती कि दूसरे अधिकारी के पास जाओगे मिलने तो लिंग वो इतना सिलवटें आ जाती हैं कि आप पहन ही नहीं सकते।
तो कह रहे हैं साथ साथ लुंगी रख करके हम गाड़ी में चलते हैं। एक अधिकारी से मिल के आए, हम दूसरी जगह जाना है मिलने, तो बार बार बदलनी पड़ती है। तो ये तो दौर 7 था। लुंगियाँ चेंज करता था एक दिन में। वो जितने लोगों से मिलने जाता उतनी बार उसको लुंगी चेंज करनी पड़ती थी। कह रहा है उसमें इतनी सलवटें आ जाती थी। और सुना है बहुत सारे सिम रखता था वो, लग रहा था जब भी कॉल्स वगैरह करता ये था। तो खैर सारे माफियाओं को, वो तो अब तो कल्चर अलग आ गया। अब तो साथ वाले लड़कों से नंबर से वो बात कर लेते हैं, अपना फ़ोन यूज़ ही नहीं करते हैं। जो उनका नंबर होगा उस पर वो कभी बात ही नहीं करेंगे, उस पर नॉर्मल बातचीत होगी। दूसरे के बहुत सारे दोस्तों के नाम पे है, या उनके जो साथ लड़के रह रहे हैं उनके नंबर पे कॉल कर लिया किसी ने, बात करा दो, बात करा दी। तो अतीत का लखनऊ में ऐसा हमको कोई ऐसा घटनाक्रम मतलब याद नहीं। साइलेंटली प्रॉपर्टी खाली उसने बनाई और कुछ नहीं। प्रॉपर्टी बनेगा। जी। जी। अच्छा, श्री प्रकाश शुक्ला, जब भी उत्तर प्रदेश के क्राइम की बात होगी, माफिया गैंगस्टर्स की बात होगी, श्री प्रकाश शुक्ला जिसका मेरे ख्याल से जिसका जो पूरा क्राइम का रिजीम रहा है वो हार्डली 5 से 7 साल का रहा है, लेकिन उसने इतना आतंक फैला दिया, इतना आतंक फैला दिया कि मुझे लगता है कि अभी और आने वाले 10-20-25 साल तक उसकी बात होगी। असल में श्री प्रकाश का जो दौर था वो जब मोबाइल क्रांति शुरू हो रही, मोबाइल आ रहे थे, पेजर से हम लोग मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। ये जनजी जो हमारी जनरेशन है इनको तो मालूम भी नहीं होगा कि पेजर क्या चीज़ होती है। सब मोबाइल के ज़माने में पैदा हुए हैं। तो श्री प्रकाश का जो दौर था वो 96, 97 और 98 में आके वो ख़त्म हो गया। 96 का जो रिजीम था, उसका जो दौर था वो गोरखपुर या पूर्वांचल तक ही सीमित रहा। जो घटनाएं उसने की तो उसको वो फेम नहीं मिला। लखनऊ में आकर के जब उसने घटनाएं शुरू की, जनवरी 97 में उसने पहली घटना लखनऊ में विवेक श्रीवास्तव की करी थी। और फिर लगातार हर महीने के 1-1.5 महीने 2 महीने के अंतर में उसने एक ना एक घटना लखनऊ में की। एक एक घटना उसकी इतनी डरावनी, इतनी विभत्स थी कि उसको आप सोच करके कल्पना नहीं कर पाएंगे, ऐसी डरावनी घटनाएं उसने अंजाम धरी। कहते हैं वो शूटर के रूप में बहुत दुर्दांत था कि जो है। बिल्कुल, उसके ऐसा ना भूतो ना भविष्य थे। हमने जितने अब तक क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान जितने माफिया देखे हैं या कवर किए हैं या जिनके बारे में पढ़ा या सुना भी है, श्री प्रकाश जैसा हमको कोई दिखाई नहीं, ना कोई इतना मिला। ब्रूटल कोई नहीं था। कोई इतना कोई नहीं। खौफ नाम की जैसी चीज़ ही नहीं थी। वो दौर तो बिल्कुल ही अलग था श्री मतलब प्रकाश अपने का। अंदर खौफ नहीं है और उसके बाद वारदात ऐसी और करनी है कि दुनिया भर में खौफ फैल जाए। उसका गैंग बहुत छोटा था, 4-5 गैंग बहुत छोटा दोस्त, था जी। वो हमेशा उसके साथ रहते थे। अगर आप 4 दोस्त मिलकर के एक घटना को अंजाम दे रहे हो और चारों एक साथ रह रहे हो, तो फिर मुखबिरी की गुंजाइश गुंजाइश नहीं रहे। बिल्कुल कम हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो शिवका से कुछ बड़ी घटनाएं जो लखनऊ में उसने की और आपने कवर की उसको। सारी घटनाएं, जितनी लखनऊ घटनाएं सारी मैंने कवर की हैं। विवेक एक पुलिस श्रीवास्तव वाले की हत्या उसके हाथ से हो गई थी। जनपद में RK सिंह थे, SPCT के पेशकार होते थे। वो बाल कटाने के लिए जनपद में बेसमेंट में बार्बर सैलून है, उसमें आता था। पुलिस को इंटेल मिली कि ये जनपद में आया हुआ है, इसको आज यहीं पे घेर सकते हैं हम लोग। क्योंकि श्री प्रकाश की कोई फ़ोटो पुलिस के पास थी ही नहीं। लखनऊ पुलिस ने या STF ने जो सबसे पहले उसकी फ़ोटो जारी की थी, वो फेक फ़ोटो जारी हुई थी। वो सत्तू पांडे की फ़ोटो थी, जिसको बताया गया कि ये शिव प्रकाश है। सत्तू पांडे ही फैजाबाद का एक अपराधी था, जिसका लखनऊ में ही बेस रहा। उसी के दम पे ही उसने, मतलब उसी के नेटवर्क से ही उसने लखनऊ में अपराध के क्षेत्र में कदम रखा। बाकी तो गोरखपुर और पूर्वांचल में क्राइम कर रहा था, लेकिन वो फेम वैसा नहीं पा रहा था। जनवरी 97 में जो लॉटरी व्यापारी था विवेक श्रीवास्तव, मेरा पड़ोसी था, इसलिए मेरे को उसकी घटना, तारीख सब याद है। 11 जनवरी 97 की वो घटना थी। वो अपने बहनोई, इसका बहनोई जो है शायद सुशील तिवारी शायद नाम है, श्री प्रकाश शुक्ला के बहनोई का। वो बहनोई भी लॉटरी का काम करते थे। उसी को ही लेके कोई टसनबाजी हुई थी कि श्री प्रकाश उनको कुछ लॉटरी का काम दिलवाना चाह रहा था और विवेक श्रीवास्तव ने मना किया था। क्योंकि विवेक श्रीवास्तव पे ऐसे रोज़ बहुत सारे फ़ोन आते होंगे, कोई ना कोई धमकाता होगा, भाई जिसको लॉटरी का बिजनेस करा दो, इसको करा दो। तो उसने श्री प्रकाश को भी उसी अंदाज में ही जवाब दे दिया कि अरे तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, जो करना हो कर लेना। तो वो बात श्री प्रकाश को चुभ गई। उसने इसको रात में जब ऑफिस बंद करके निकल रहा था, लाटूर रोड पुराना जहाँ RTO ऑफिस होता था, उस पे ऑफिस पे ही निकलते समय उसको फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस पे गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसमें उसका नाम आया ही नहीं। सत्तू पांडे वगैरह के नाम आए, श्री प्रकाश का नाम खुला ही नहीं था। काफ़ी समय बाद वो घटना मालूम पड़ी कि श्री प्रकाश ने अंजाम दी। उसके बाद वीरेन शाही इंदिरा नगर में उनको गोलियों से वीरेन शाही की जो हत्या है, मतलब वो तो
सिटिंग विधायक, वो अपने आप में बाहुबली। वो पूर्वांचल में जो उसका हो रहा था, गोरखपुर में जो जो दौर था उसका, तो उसके बगैर वो अपना उसका सर्वाइवल मुश्किल था कि लग रहा था कि हमको बादशाह चाहिए तो एक दो चेहरे ऐसे हमको निपटाने पड़ेंगे। तो वो वीरेंद्र शाही को उसने सुबह सुबह गोली मारी जहाँ पे अपनी महिला मित्र के साथ रहते थे, उनको गोलियों से छल नहीं किया। उसका टारगेट हरिशंकर तिवारी रहे, उनके बच्चे विनय, उन सब पे भी फोकस रहता था, उसको लगातार धमकी देता रहता था। अटैक कभी नहीं किया? कोशिश करी लेकिन वैसा कोई अटैक कर नहीं पाया वो। उनका भी अपना ऑरा ठीक था। हरिशंकर तिवारी ठीक ठाक हंसती रहे हैं। जब शिव प्रकाश पैदा भी नहीं हुआ था तब से वो जेल उनके पास से। शिवगाड़ी से तमाम लोग थे। बाहुबली या माफिया जिसको अगर हम शब्द कहें, वो हरिशंकर तिवारी के नाम के साथ ही सूट करता है। अब तो वो नहीं है। जेल से रह करके पहली बार चुनाव जीतने वाले शख्स थे हरिशंकर यूपी के इतिहास में। यूपी के इतिहास में, हम लगता है शायद देश के इतिहास में होगा। उन्होंने राह दिखाई बाकी बदमाशों को, अपराधियों आप को। जेल से लड़कर भी जीत सकते हैं। वो सत्ता में रहे या ना रहे, सरकार हो चाहे ना हो, सल्तनत उनकी अपनी हमेशा चली। तो एक माफिया पैरेलल सरकार चलती हाँ, रही उनकी। माफिया का यही मतलब है कि आप सरकार के पैरेलल अपनी सरकार चलाए, वो है माफिया। तो वो हरिशंकर तिवारी ने करके दिखाया। हर सरकार चाहती थी कोई मुख्यमंत्री रहे, हरिशंकर तिवारी हमारे पाले में रहे। मंत्री रहते थे उसमें। तो ये थे मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े राजनीतिक घटनाक्रम, आपराधिक घटनाक्रम, गैंगस्टर्स, माफिया और इस पूरे सिस्टम के बारे में बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी में तमाम बड़ी घटनाएं जो उत्तर प्रदेश की हुई उसका केंद्र कैसे लखनऊ रहा, और अब लखनऊ में क्या किस तरह के चेंजेस हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी घटनाओं में जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, उसमें यह था कि शायद लोग अभी भी इस बात की चर्चा करते हैं कि अतीक अहमद का जब नाम लेते हैं, एक दिन में 7-7 लुंगियाँ बदलता था। उसकी भी कहानी आप जब पूरा एपिसोड देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और राजा भैया के मंत्री रहते हुए सचिवालय में एक डॉन पंचायत हुई। ये सारी कहानियाँ आप देख सकते हैं। मनीष मिश्रा जी आपको खुद बताएंगे हमारे पॉडकास्ट में। भारत बस लाइव देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मनीष मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।